बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही जनाब बात करेंगे कि जो 3 दिन के बाद हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रूही की लाइव जो है वो कवरेज रही। मुहर्रम उल हराम के हवाले से हमारी पूरी रूही टीम ने कोशिश की, पूरे रिपोर्टर्स भी आपके साथ मौजूद रहे और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे कि जो पहला अशरा था बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ इसको मनाया गया। और सबसे अच्छी बात जो देखने में आई, जो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे अप्रिशिएट भी करनी चाहिए कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से जो है ये पहला अशरा जो है वो गुजरा। यौम अशूर के हवाले से भी बात करेंगे कि काफ़ी मजालिस और जुलूस जो है वो निकाले गए और इसके साथ ही सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। और इस बार जो है वो सिग्नल्स का भी कोई इतना ख़ास जो है वो इशू नहीं रहा और इसके साथ ही तमाम लोग जो है वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़े अकीदत से, एहतराम से इस चीज़ को लेकर चले। और जो अमन और रवादारी का एक सबक हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि तमाम लोग जो है वो इकट्ठे थे, कोई फ़िरका वारियत नहीं थी। जो वाक़या करबला है वो हमें ये सबक सिखाता है कि हक और बातिल में ये पहचान करवाता है। तो इस हवाले से भी बात होगी और साथ साथ जो है आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम जो है वो काफ़ी कदरे जो है वो बेहतर है क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं और आज सुबह का जो मंजर है वो बड़ा अच्छा है। हल्के हल्के बादल भी हैं, धूप भी निकली हुई है वैसे, क्योंकि मौसम का पता नहीं चलता कब किस तरह जो है वो करवट बदल ले। लेकिन हमेशा यही बात करती हूँ कि सैलाबी जिस तरह सूरत हाल चल रही है उसमें अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए और हमारे लिए जो बारिशें हैं वो बाइस रहमत हों, बाइस ज़हमत ना बने, कोई जानी और माली नुकसान ना पहुँचे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर राना बिलाल यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं उनका जो है ताल्लुक है जी, मॉडलिंग करती हैं, मदीहा तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बिलाल से बात करेंगे। एक तो मुहर्रम उल हराम के हवाले से बात होगी, ये जो अशरा गुजरा इसमें सिक्योरिटी के क्या इंतजामात रहे, क्योंकि हमारी जो है वो लाइव कवरेज भी चल रही थी, उस हवाले से भी बातचीत होगी। और इसके साथ ही हम मदीहा से जानेंगे इनकी लाइफ के हवाले से, फैशन से रिलेटेड बात करेंगे। और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। बिलाल, कैसा रहा ये इस हवाले से? हम क्योंकि देख रहे थे कि बहुत अच्छे इंतजामात किए गए और लोगों ने भी इसमें बड़ा कोऑपरेट किया, क्या कहेंगे इस बारे में? शुक्रिया आसमा। देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छे इंतजाम थे। इस बार जो जलूस थे, यौम अशूर का जो दिन होता है वो बहुत अहम दिन होता है। 10 मुहर्रम के दिन की अगर बात की जाए तो हमारी रूही की पूरी टीम जो थी वो लाइव कवरेज दिखा रही थी। पूरी टीम की मेहनत थी। हमने 24 घंटे लाइव कवरेज दिखाई, जलूस निकाले गए, जुलूस बरामद हुए, मजालिस बरपा हुई, उसको लाइव कवरेज दिखाया गया हमने। अगर हम 10 मुहर्रम की अगर मैं कवरेज के हवाले से बात करूं, तकरीबन 116 एक के करीब जो थे वो जुलूस निकाले गए, छोटे बड़े, जिनमें मरकज़ी जुलूस थे वो 4 बड़े जुलूस थे। मजालिस 130 एक के करीब बरपा हुई। छोटी बड़ी मजालिस जो थी वो 3-4 मजालिस थी, जिनमें छोटी बड़ी 130 मजालिस बरपा हुई। रूही की मैं इस हवाले से बताता चलूँ, कवरेज के हवाले से आपने बात की। कुछ लोगों को लग रहा होता है कि ये जो कैमरे के टीवी पे नज़र आ रहा होता है ये बिल्कुल आसान काम होता है। इसके पीछे हमारी पूरी रूही की टीम की काबिश थी। मुल्तान से अगर कवरेज की अगर बात करूं, सबसे ज़्यादा कवरेज जो थी वो रूही की टीम की थी। कहीं से भी कहीं ताज़िए बरामद हो रहे थे, कहीं मजालिस बरपा हो रही थी, जलूस बरामद हो रहे थे। कोई ऐसा जलूस नहीं था जो हमने ना दिखाया हो, कोई ऐसी मजालिस नहीं थी जो हमने ना दिखाई दे। इसके पीछे हमारे पूरी रूही टीम की मेहनत थी, जिसमें रिपोर्टर्स की मेहनत थी, ड्राइवर्स थे, कैमरामैन थे, प्रोड्यूसर्स थे, असाइनमेंट्स थे। मतलब पूरी टीम ने मेहनत के साथ काम करके हमने पूरे 2 दिन 48 घंटे लाइव कवरेज दिखाई। तो इसमें अगर हम मेरी तो 10 मुहर्रम की ड्यूटी के हवाले से अगर मैं बात करूं, 10 मुहर्रम को मेरी इमाम बारगाह जमाल शाह उधर ड्यूटी लगी हुई थी। सुबह 6 बजे हमने वहीं पे लाइव कवरेज दिखाई। पहले मजालिस हुई, मजालिस को जो उलमा इकराम थे उनके मसाइब
हमने लाइव दिखाए। उसके बाद जुलूस वहीं से बरामद हुआ, जुलूस को भी हमने लाइव दिखाया। अगर जुलूस के रास्तों में जो लोगों की जानिब से इस महंगाई के दौर में, जैसे कि महंगाई का दौर चल रहा है, लोगों ने जो उनके रास्ते थे रवायती, वहाँ पे सबीलों का इंतज़ाम किया गया था, जैसे कि गर्मी की, लेकिन मौसम तो ख़राब हो गया था, बारिश का दिन था, बारिश होती रही 10 मुहर्रम को, लेकिन फिर भी मोस्टली जो है 10 मुहर्रम को इन दिनों में गर्मी होती है। लोगों की जानिब से सबीलों का इंतज़ाम किया गया, जिसमें ठंडे पानी, शरबत, दूध की सबीलें, किसी ने आम के जूस की सबील लगाई हुई थी, वसी लंगर का इंतज़ाम किया गया था लोगों की जानिब से। इस मुहर्रम के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बात करूं तो जब भी हमने कभी देखा है मुहर्रम में 10 मुहर्रम में सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात थे इस बार बहुत ज़्यादा बेहतर थे बनिस्बत के जो पिछले मुहर्रम गुजरे। इस बार सिग्नल्स का भी कोई इशू नहीं था, सिग्नल्स भी आ रहे थे, लोगों को रब्ता करने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। और इसके अलावा हमारे अगर मुल्तान में ताज़ियों के हवाले से बात की जाए तो ताज़िए जो निकाले गए, 2 बड़े उस्ताद और शागिर्द के ताज़िए निकाले जाते हैं, वो भी हमारी लाइव कवरेज रही वहाँ पे भी। इस तरह इंतज़ामात जो बनिस्बत बेहतर थे पिछले मुहर्रम की निस्बत जो थे, सिक्योरिटी के इंतज़ामात सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम थे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, और इसके साथ ही मदिया से भी जानते हैं, मदिया अपने मॉडलिंग की कैरियर के हवाले से आपके बात करेंगे कि कब आगाज़ हुआ? ये आगाज़ मैंने यानी कि मैट्रिक के बाद कर दिया था। तो जिस तरह के ब्यूटिशियन की क्लासेस होती हैं उसमें एज अ मॉडल मैंने यानी कि आना स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है वो मॉडलिंग का सिलसिला बढ़ता चला गया। शुरू से ही मुझे जो है ना वो इस फील्ड में आने का शौक़ था, यानी कि शुरू से गाने देखना, ड्रामे देखना, फिल्में देखना, फिर उसके जैसी एक्टिंग करना, आईने के सामने खड़े होकर बिल्कुल वो दिल करता था कि मैं भी इस तरह जो है ना वो मॉडल बनूं जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं। तो बस उसी वजह से जो है ना वो ये इंक्रीज हुआ ये शौक, और मॉडलिंग फील्ड में आ गई। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि जनूबी पंजाब में थोड़ा सा देखा जाता है इस तरह के उसमें माहौल में थोड़ा आपको फैमिली इश्यूज भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको नहीं आगे बढ़ने दिया जाता, तो इस तरह की कोई मुश्किलात आई? मेरे बाबा ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हाँ, फैमिली की तरफ से आई, खानदान की तरफ से आई, लेकिन मेरे बाबा ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट थी तो आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना शायद ना होती यहाँ पे। हाँ, ये तो मस्ट है ना, पेरेंट्स की जब तक सपोर्ट नहीं होती आप तब तक जो है वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो कहते ना, या तो फिर आपकी वालिदा का साथ होता है या फिर वालिद का। ये तो दोनों जो है, वालिद हो या वालिदा हो, ये एक सुकून होते हैं आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस हवाले से जो है फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मॉडलिंग का आगाज किया तो क्या देखा? मतलब जाहिर सी बात है क्योंकि आपका डिफरेंट होता है, आपने जो है रैम्प वॉक जो है वो जरा डिफरेंट होती है, आपने एज अ मॉडल अगर किसी ब्रांड का शूट करना है उसका एक डिफरेंट होता है, आप जिस तरह मेकअप की क्लासेस में उसमें थोड़ा डिफरेंट चेंज है। तो क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा? ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे मेकअप का लगा, क्योंकि मुझे भी वो फील्ड अच्छी लगती है। मैं खुद एक ब्यूटिशियन भी हूँ, तो इसलिए मुझे जो है ना वो मेकअप की क्लासेस जो होती हैं उसमें जो मॉडलिंग होती है वो ज्यादा इंटरटेनमेंट वाली होती है, क्योंकि उसमें मुझे सीखने को भी मिलता है और मैं खुद एक मॉडल भी बननी होती है। ये बात है। हाँ, ये तो है। फिर वो काम भी ऐसा ना, अच्छा ब्यूटिशियन तो ये है ना कि आप जितना सीखें उतना कम है। मतलब उसमें आप रोज आए दिन कुछ ना कुछ आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा होता है, फैशन चेंज हो रहा होता है, तो उसमें आपको आए दिन टेक्निक्स जो है वो आपको चेंज करनी पड़ती हैं कि किस तरह आपकी लुक्स को जो है वो बेटर किया जाता है, बनाने के आप जाहिर सी बात है ज्यादा खूबसूरत नजर आए। अच्छा, आजकल जिस तरह ब्राइडल पे आप इतना मॉडल्स में हम देखते हैं ज्यादा ब्राइडल पे किया जाता है, हम बहुत कम देखते हैं किसी पार्टी में आप उसमें उसको मॉडल बनाए, ज्यादा ब्राइडल लुक ही आती है। क्योंकि मॉडलिंग लुक जो है ना, मॉडल लुक एज अ सॉफ्ट मेकअप वो बंदा खुद भी कर लेता है, लेकिन जो ब्राइडल वाला एक लुक होता है वो फिर वो तो ब्यूटिशियन के हाथ का ही कमाल है, फिर वो जादू ही है, फिर समझ ले। हाँ, और ये अक्सर हम कहते नहीं है कि वो एक मैंने एक वीडियो भी देखी, वो भी मुझे कमाल सी लगी कि बच्चा जो है वो अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रहा है, तो रो रहा था कि मेरी मम्मा ही नहीं है, तो वो कहती तुम्हारी मम्मा हूँ, तो कहती नहीं तुम मेरी मम्मा नहीं हो। तो बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करता है कि मेरी मम्मा है। वो कहते हैं ना सबसे बड़ा जादू जो है ना वो ब्यूटिशियन वाले सैलून्स में होता है, सबसे बड़ा जादू। अच्छा, फर्स्ट टाइम जाहिर सी बात है जब आप ब्राइडल लुक में आते हैं, जब आप मॉडल बनते हैं, तो आपकी फीलिंग्स भी जरा डिफरेंट चेंज होती हैं और थोड़ा आप कुछ
उस हवाले से बताएं कैसा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक सैलून था, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग भी करवानी थी और एक इवेंट हुआ था, तो उसमें जो है ना वॉक करनी थी, तो वहाँ पे मुझे एज अ ब्यूटी यानी कि मॉडल जो है वो तैयार किया गया। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा मैं जो ये चाह रही थी ना, एक दिल में एक थी कि मैं मॉडल बनूंगी या एक्टर बनूंगी, तो आज मैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है ना वो आ गई हूँ इसमें। इंशाल्लाह बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आगे बढ़ जाऊंगी। सही है। तो इसके अलावा क्या करती हैं आप? मॉडलिंग तो चलें आपका एक हाँ शौक हो गया। जी, मैं फोटोग्राफी भी करती हूँ, फोटोग्राफर हूँ, मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ। अच्छा, एट अ टाइम इतने सारे काम? हाँ जी। तो कैसे मैनेज करते हो? मैंने जैसा किया कि मैट्रिक के बाद जो है ना वो सेकंड टाइम जो है ना वो मैंने शॉर्ट कोर्सेज जो होते हैं वो स्टार्ट कर दिए थे। तो उस हवाले से बाकी जो है वो ये जो फोटोग्राफी है ये रात को जैसे शादी के इवेंट्स वगैरह होते थे तो वहाँ पे मैं अपनी टीम के साथ जाती थी बाकायदा फोटोग्राफी करने के लिए। अच्छा, सही है। हाँ जी। तो मतलब अपने सारे शौक इकट्ठे ही पाले हुए हैं। क्या बात है। लेकिन ये मेरे बाबा की सपोर्ट की वजह से हुआ है कि हाँ। मैंने अपने सारे शौक पूरे किए हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। इंसान के जो शौक होने वो कहता है ना कि जिंदगी में अगर कुछ ठान ले तो वो फिर उसको नामुमकिन नहीं लगता ना, वो उसको फिर वो किसी न किसी तरीके से अपने शौक को पूरा लाजमी करता है। वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। मतलब अभी लगता है कि बहुत सारे अरमान रह गए आपके। सही है। चले मजीद भी आपसे जानते हैं। अच्छा, इसके साथ ही बिलाल एक तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि न्यू मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो है वो करोड़ों रुपए की जो है वो इस पर लागत भी आई, लेकिन अभी भी हम ये देखते हैं कि एक वीराना सा वहाँ पे मंजर दिखाई देता है। क्या है ये, ऐसा क्यों है? मैं आपको बताता हूँ, ये न्यू मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन आज से 11 साल पहले साबका वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने बनवाया था। अब जो है ये बिल्कुल वीराने का मंजर पेश कर रहा है। बिल्कुल वहाँ पे ना ही तो कोई रेलवे की जानिब से कोई वहाँ पे तैनात किया गया है। अगर रेलवे मुल्तान डिवीज़न इंतज़ामिया की गफलत समझे या इसको नाअहली समझे, जिसके बायस जो है इसकी बिल्डिंग भी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। तो 10 करोड़ रुपए की लागत से इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया था आज से 11 साल पहले। अब जो है उसके इस बिल्डिंग के दरवाजे भी जो है वो चोर उतार कर ले गए। वहाँ पे ना तो कोई रेलवे पुलिस की जानिब से कोई आदमी तैनात है, ना ही तो कोई और आदमी है। अब जो है दरवाजे उतार लिए गए हैं, खिड़कियाँ उतार दी गई हैं, वाशरूम्स के इवन के दरवाजे उतार देंगे। अब ये रेलवे स्टेशन जो है न्यू मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन नशइयों की माजगा बन चुका है। पिछले ही दिनों मैं रिपोर्ट बनाने के लिए स्टेशन पे गया तो वहाँ पे नशई मैंने बैठे देखे, इवन के ईंटें भी उतार के लेके जा रहे हैं लोग। तो उसकी कोई देखभाल के लिए रेलवे मुल्तान डिवीज़न की इंतज़ामिया जो है बिल्कुल सोई पड़ी है। इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब हमने वहाँ के लोगों से बात की, जिस आदमी की ज़मीन पे वो रेलवे स्टेशन बना हुआ था, उन्होंने हमें बताया कि रेलवे के टोटल 28 लोग जो हैं इस रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे हैं और तनख्वाह भी ले रहे हैं। लेकिन उधर कोई भी आदमी, हमने दोपहर के वक्त 11-12 बजे का टाइम था, 10-15 दिन पहले जब हम गए तो वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल है। इस रेलवे स्टेशन से इसको बनाने का मकसद भी यही था कि ये शहर से बाहर था। जो शहर से लोग आते हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ, ट्रेनें वहाँ पे पहले रुकती थी, बहुत सारी ट्रेनें रुकती थी, फैसलाबाद जाने वाली, कराची, लाहौर जाने वाली ट्रेनें रुकती थी। अब वही लोग जो वहाँ पे स्टेशन तो बनाया गया है, लेकिन वही लोग जो है आप इस महंगाई के दौर में 200-300 रुपया रिक्शे का किराया पे करके या अपनी सवारी इस्तेमाल करके इस कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ आते हैं। तो इस तरह की सहूलत थी कि बाहरी वो लोग जो थे, जो करीब के लोग थे, उस स्टेशन की तरफ चले जाते थे, वहीं से बैठ के जहाँ सफ़र करना होता था। चले बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होते थे। अब जो है रेलवे के कागज़ों में इसको कार्गो सर्विस बनाया गया है, लेकिन सिचुएशन जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आती है। हमारी इस हवाले से न्यू मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन के हवाले से रेलवे हुकाम से, DS रेलवे से भी बात हुई, लेकिन उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ था कि ये सियासी तौर पर इस स्टेशन को बनाया गया था। अब देखा जाए तो उनका ये बयान था कि सियासी तौर पर स्टेशन को बनाया गया था। तकरीबन उस वक़्त की 10 करोड़ रुपए की लागत आई थी, कौमी ख़जाने से ही पैसा गया था। अब देखें कि उस टाइम का 10 करोड़ रुपए आज का 1 अरब रुपए एक बराबर है, लेकिन उसकी बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। यहाँ तो उस बिल्डिंग को हमने भी यही लोगों की तरफ से भी, यहाँ तो उसको कोई प्रॉपर तरीके से किसी प्राइवेट लोगों को दे दिया जाए कि वो यूज़ में आ जाए, रेलवे को जो है रेवेन्यू इकट्ठा हो, ना तो वो किसी प्राइवेट लोगों को दी जा रही है,
ना ही वो जो है खुद रेलवे काम जो है उसको इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। ये बड़ी रेलवे मुल्तान डिवीज़न की नाअहली समझे या गफलत समझे, जिसके बायस ये सारी सूरत हाल हो रही है। अब जो है अगर लोगों ने मुतालबा किया है, जो वहाँ के लोग रहते हैं, जो करीब के लोग हैं, कि जी यहाँ पर जो है ट्रेनें या तो फिर स्टे हो ट्रेनों का, जो लोग यहाँ से गुजर के जाएं, या तो इसको कार्गो सर्विस अगर कागजों में बनाया गया तो इसको प्रॉपर तरीके से इसको प्रैक्टिकली भी बना दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल है स्टेशन की। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक से भी और CO जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे के, उनसे भी मुतालबा करते हुए लोग दिखाई देते हैं कि लिहाजा इस स्टेशन की तरफ जो है वो नोटिस लेने की ज़रूरत है। इस स्टेशन को जो है वो बेहतर बनाया जाए। बिल्डिंग भी जो है वो अभी तकरीबन 11 साल हुए, बिल्डिंग भी बेहतर थी, लेकिन अदम तवज्जो के बायस जो है वो बिल्कुल बिल्डिंग भी तबाह हो चुकी है। नशइयों ने जो है डेरे डाल दी। अक्सर हम अपने इदारों की जो हालतें देखते हैं कि बहुत अच्छे इदारे बनाए जाते हैं, बिल्कुल बहुत इन पे जो है पैसा लगाया जाता है, लेकिन वो जो है उसके बाद हम उसकी जो हालतें देखते हैं वो किसी काम की नहीं होती। अच्छा, फिर स्टाफ की बात की जाए तो वहाँ से स्टाफ भी गायब होता है। तो ये हमारा बड़ा ये अलमिया है यहाँ पर कि हमारी चीज़ों को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता जिस तरह करना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए अब तो बिल्कुल गैर फाल हो चुका है। इवन जैसे आपने बात की कि हमारे अदारों की ये सूरत हाल है, पिछले ही हफ्ते हमने मुजरिम कौन प्रोग्राम का एक शॉर्ट डायरेक्टर लेबर से करना था, तो हम गए, हमारा प्रोड्यूसर भी हमारे साथ था, हमारी टीम मुकम्मल टीम हमारे साथ थी। जुम्मे का दिन था, 11 बजे का टाइम था, अभी 10-11 बजे का टाइम था। तो हम गए तो वहाँ पे हमें कोई भी इवन के ना तो कोई हमें लेबर ऑफिसर, 4 लेबर ऑफिसर हैं रेलवे मुल्तान डिवीज़न के पास, 4 लेबर इंस्पेक्टर हैं, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, 1 लेबर डायरेक्टर है। ना तो हमें लेबर डायरेक्टर वहाँ नज़र आया। जब हमने लेबर डायरेक्टर से बात की तो उनका कहना था कि हम तो लाहौर मीटिंग के अंदर हैं, तो मैं तो वहाँ, जाहिर सी बात है। हमने असिस्टेंट डायरेक्टर से बात की, वो कहते हैं जी हम फील्ड में हैं। हमने लेबर इंस्पेक्टर से बात की, वो भी कहते हैं हम फील्ड में। हमने लेबर ऑफिसर से बात की, वो भी कहते हैं हम फील्ड में। अब हमने एक सॉल्ट लेना था, जब हमने खुद टीम हमारी ने कैमरा वगैरह लगाया, वीडियो बनाना शुरू की, तब एक 10 मिनट के अंदर तकरीबन जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर वो आ गए। अब सूरत हाल ये है कि कोई भी अदारा जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऑफिसर जो है अपनी सीट पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। सारी सिचुएशन जो है इसके बरक्स है। इस तरफ जो है हुकूमत को जो है वो काम करने की ज़रूरत है। जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे होते हैं, लोगों के काम नहीं होते। साहिल हमने देखे, जो साहिल आए हुए थे वो सुबह से आए हुए थे, लेकिन कोई भी हमें ऑफिसर नज़र नहीं आया। तो इस तरफ भी नोटिस लेने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, और इसके साथ ही हम अगर उसकी रेलवे स्टेशन की सफाई के हवाले से बात कर लें तो वहाँ पर अभी सफाई के हवाले से क्या आपको दिखता है? सफाई के हवाले से अगर किए जाते हैं अभी भी, या बस इवन उसी तरीके से चल रहा है? रेलवे मुल्तान डिवीज़न का ये जो कैंट रेलवे स्टेशन बनाया गया है, ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पे है। अगर हम इसी स्टेशन, टोटल तो वैसे 114 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन है, अगर हम इसी स्टेशन की बात करते हो तो ये स्टेशन जो है वो रेलवे, यहाँ पे DSP बैठता है, डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर भी बैठता है, DCO भी बैठता है, DO भी बैठता है, लेकिन कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पे जो आने वाले मुसाफिर हैं वो घंटों बैठे रहते हैं, ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। सफाई के इंतजामात की जैसे आपने बात की, सफाई की बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मदिया, ये बताएं कि मॉडलिंग के साथ आपके बहुत सारे शौक हैं, तो आपने आगे कंटिन्यू किसको करना है? मॉडलिंग को ही लेकर चलना है या किसी और शौक को लेकर? मॉडलिंग को भी लेके चलूंगी इंशाल्लाह, और साथ में जो है वो फोटोग्राफी जो है ना वो चलेगी, उसको आगे कंटिन्यू करेगी। होस्टिंग के लिए भी 1-2 चैनल से जो है वो आई है ऑफर, उसके बारे में सोचती हूँ। अच्छा। अभी डिसाइड नहीं कर पा रही कि किस तरफ जाऊँ। अच्छा, अभी कंफ्यूजन का शिकार हूँ वाकई। अच्छा, कि समटाइम आप बहुत सारे जब शौक हो तो फिर आपको इंसान को जो है वो थोड़ा टाइम लगता है कि अपनी डायरेक्शन कौन सी चूज करनी है, आपने जाना कौन सी साइड पे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या करती हैं, क्या एक्टिविटीज रहती हैं?
खाना पकाती हैं हाँ या नहीं जी, मैं बनाती? कुकिंग कर लेती हूँ। अलसी की पिन्नियों से लेके साग तक सब बना लेती हूँ। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है, मतलब हाँ आप जी, एक सुघड़ सुघड़ खातून भी हैं हाँ साथ जी, साथ। और ये मेरी अच्छा। मम्मा ने हर चीज सिखाई है, खाने पीने में हर चीज बना लेती हूँ। अच्छा, तो सबसे अच्छा जो है वो सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? मैं शौक से अपना खाती हैं? फेवरेट जो है वो चाउमीन बनाती हूँ। चाउमीन बनाती हैं? चाइनीज अच्छा बना लेती हैं? वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि तुम जो है व्हाइट कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हो। अच्छा, क्योंकि हाँ, लोगों की हाँ। जाहिर सी बात है, आप जो बनाए वो आप दूसरों से भी तो आप दूसरों पूछते हैं से ना कि पूछे, क्या हाँ, अच्छा, क्या अच्छा सबसे अच्छा लगता है। बनाया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है और क्या, इसके साथ आपकी जो ब्यूटिशियन का भी आप कर रही हैं, ब्यूटिशियंस का, हाँ तो जी। फिर ब्यूटिशियन में क्या करती रहती हैं? कोई आगे एक्टिविटी हाँ, जारी है? ये है कि मेरा सैलून है छोटा सा, घर पे ही वो है अच्छा। बना। ये कि मोहल्ले से जो है वो आ जाती हैं, किसी से वैक्स करवानी है या जिसने किसी पार्टी वगैरह में जाना है, मेकअप वगैरह, मेकअप का। तो वो चलता रहता है साथ में सिलसिला। अच्छा, क्योंकि अभी हम देखते हैं ना ये जो ब्यूटिशियन है उनका वो शौक हमेशा रहता है, वो शौक कभी हमेशा खत्म नहीं रहता है, होता। हाँ, वो सीखने में लगी रहती हैं कि ये नया फैशन आया, अब ये नई ट्रिक आई है, इसको सीख लें, इसको सीख लें। अच्छा, आगे नहीं आपने इसको जारी किया? क्योंकि मॉडलिंग की फील्ड जाहिर सी बात है बहुत बड़ी है, हाँ बहुत जी। वसी है, तो आगे कहीं? ये है कि अब आगे, क्योंकि अब मैरिड लाइफ भी स्टार्ट हो गई है तो उसको भी देखना पड़ता है, और इधर भी फिर अब जो है ना वो थोड़ा सा, ये जाहिर बात है, ससुराल में भी टाइम देना पड़ता है, तो फिर इसको थोड़ा सा मैनेज करना ना मुश्किल हो रहा है। तो कुछ इवेंट्स हैं जो मैं कर लेती हूँ, यानी कुछ नहीं भी होते। अच्छा, हाँ। तो मतलब फिर ससुराल की तरफ से परमिशन है? हाँ, कि मेरे आप हस्बैंड इसको- की तरफ से सपोर्ट है। अच्छा। माशाल्लाह, हाँ, वो सपोर्टिव है, उनकी तरफ से चलें, support ये है अच्छी मुझे। बात है कि अगर हस्बैंड सपोर्ट करता है तो Supportive फिर आप अपने शौक को जो है वो जारी रख सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जाहिर सी बात है कि आपने इधर ही रहकर काम करना है, हाँ तो जी। इससे बाहर जो है वो आपको परमिशन नहीं है या नहीं खुद नहीं, ही? मैं लाहौर से भी बाकायदा जो है वो आए हैं, मुझे ऑफर्स आई हैं। अब लेकिन ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आ रही ऑफर्स वगैरह, देख रही हूँ कि किस तरफ जो है वो डायरेक्शन लेके जानी है। कराची अच्छा, से भी सोशल ऑफर्स मीडिया आई का हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा अब इस टाइम हाँ हमारा जी। जो हम देख रहे हैं कि टिकटॉक हो बहुत गया, असर है, फिर हाँ। आपके फॉलोअर्स का ज्यादा Followers रहता का। है कि आपके फॉलोअर्स कितने होने चाहिए, फिर आपको उसी तरीके से आपको जो है हाँ जी। आपको अप्रोच किया जाता है, ब्रांड्स आप तक आते हैं, तो इस जी, जी, तरीके से इसी भी तरह। आपके जो है वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो या नहीं हो? हाँ जी, सोशल मीडिया पे मैं टिकटॉक पे ज्यादा एक्टिव हूँ, और अच्छा। फेसबुक। अच्छा, टिकटॉक पे एक्टिव है, फेसबुक और तो टिकटॉक। टिकटॉक पे इमरान कितने? खान भी आजकल टिकटॉक मैं टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जहां हाँ। आप अपना मैसेज जो है वो फौरन आप फौरन पहुंचा सकते पहुंचा हैं, क्योंकि सकते हैं, आपको ये बात है। एक यही तो एक ऐप है, मैं समझती हूँ कि इस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी एनर्जी सर्व करते हैं। तो अच्छा, टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हो गए अभी तक? फॉलोअर्स मेरे जो हैं वो 61.5 एंड समथिंग के हैं। अच्छा, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं हाँ फिर तो। जी। तो वहां से भी कुछ ब्रांड्स वगैरह अप्रोच करते हैं या नहीं, नहीं? अभी फिलहाल नहीं, अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह आगे लोग जिस कहते हैं तरह। टिकटॉक से लोग पैसा कमाते हैं, ऐसा है? मैंने तो नहीं कमाया। और टिकटॉक से जस्ट आप अपना जो है फेम हासिल कर हाँ, सकते हैं, फेम हासिल और कर सकते मेरे हैं। ख्याल में अब तो खैर अभी जो है बहुत सारे लोगों ने लाइव जो है वहाँ पे स्टार्ट किया है, कर तो दिया। वो भी उससे भी अच्छी हाँ, खासी जिससे जो है भी वो सुनने में आया, कह रहे हैं कि जिस तरह फॉलोअर्स बढ़ते हैं फिर आपको अर्निंग भी स्टार्ट होती है, उसका कोई प्रोसीजर होता है। अब प्रोसीजर मुझे नहीं पता। सही है। अच्छा जी, बिलाल से जानते हैं, बिलाल मैप्को के हवाले से आपसे बात कर लेते हैं। एक तो ये आपकी बीट में भी है, तो इस हवाले से जो है हम देख रहे हैं कि जो बिजली का बोसीदा निज़ाम है उसमें मैप्को जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आपकी बात ठीक है असमा। मैप्को इंतज़ामिया जो है वो इस बिजली के बोसीदा निज़ाम को ठीक करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। आप मुल्तान शहर के अंदर ही चले जाएं, आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिलेंगी जहां आपको तारों के बेहंगम लटके हुए जाल मिलेंगे। कचहरी चौक की बात करें, अंदरून शहर चले जाएं, मेडिसन मार्केट में चले जाएं, दही इलाकों में चले, ये तो मेन ऐसी जगह है जो मैंने जाके देखा है, तारों के लटके हुए जाल हैं। मेडिसन पूरी मार्केट जो है, आप अगर ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसन मार्केट है, यहाँ जो है वो तारों के लटके हुए जाल है। कहीं तारें लटकी हुई हैं, कहीं मीटर टेढ़े हुए हैं, लटके पड़े हैं, कहीं पोल टेढ़े नजर आएंगे आपको। इसके बायस जो है बहुत से नुकसान होता है, जानी भी नुकसान होता है, माली भी नुकसान होता है। आप देखेंगे अक्सर आपको नज़र आएगा शहर के अंदर मीटर रीडर या कोई भी जो है वो मीटर लगाने वाला, वो मीटर लगा के चले जाता है, वायर्स जो है वो नंगी होती हैं।
बिल्कुल नंगी नजर हैं, जिसके बायस जो है शॉर्ट सर्किट के स्पार्किंग तारों में होती रहती है। शॉर्ट सर्किट के जो बायस जो है आग लगने के वाकयात बढ़ जाते हैं। उसके बाद लोगों में करंट, दीवारों के अंदर करंट आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आजकल मौसम की सूरत हाल है, बारिशों की सूरत हाल है, बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, पानी जो है वो जमा हो जाता है सड़कों पे, दीवारों के साथ। जब वो पानी जमा होता है तो अक्सर जो है शटर्स के अंदर भी, दुकानदारों के जो शटर्स होते हैं, जाहिर सी बात है अगर आप शहर के अंदर देखें, पोल्स जो है वो बिल्कुल दुकानों के साथ लगे हुए हैं। दीवारों के अंदर करंट आना शुरू हो जाता है, जिसके बायस पिछले ही दिनों अगर मैं बात करूं, जब बारिश हुई आज से 4-5 दिन पहले, तो हमारा निजी प्लाजा है मोबाइल, वहाँ करीब ही कुछ एक आदमी गुजरा था, उसको भी करंट लगने से उसकी भी डेथ हुई है। डेथ हुई है। तो वो कहीं शटर से उसको करंट लगा है, पानी के अंदर तो नहीं करंट था, लेकिन चाहे वो पता नहीं पोल उसने पकड़ा है या फिर शटर, यही इसके पीछे वजूहत है कि आप देखेंगे जिसके बायस जो है वो लोगों का, अक्सर मेडिसिन मार्केट की मैं अगर बात करूं, वहां पे भी जो है लोगों की करोड़ों रुपए की सामान जो है वो जल के राख हुआ है। इंतजामिया को भी कई बार आगाह कर चुके हैं, लेकिन जब इंतजामिया से बात होती है तो वो कहते हैं जी इतना बोसीदा निज़ाम है, इसको हम किस तरह ठीक करें। इसी तरह का एक वाकया जो है, 2 वाकयात इस तरह हो चुके हैं। एक माह के दौरान हरम गेट के करीब थी एक दुकान, लकड़ी की दुकान, लकड़ी का सामान बनता था, मस्ताना लाटू के नाम से वो दुकान थी। 1947 से कबल कदीमी दुकान थी, जिसमें वो शॉर्ट सर्किट हुआ, पोल करीब ही लगा हुआ था, तारों में जब स्पार्किंग हुई तो पूरी की पूरी दुकान, जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माली तकरीबन 15 लाख के करीब नुकसान हो गया, जिसमें मशीनरी भी जलकर राख हुई, लकड़ी का सामान बनता था वो भी जल कर राख हुआ। उन्होंने एहतजाज भी किया मैप्को के खिलाफ, वज़ीर आज़म से भी मुतालबा करते, सीओ मैप्को से भी मुतालबा करते दिखाई दिए कि लिहाजा वो उनकी जानिब से एहतजाज के दौरान ये कहा जा रहा था कि हम कई बार जो है वो मुतलका सब डिवीज़न को आगाह भी कर चुके थे कि ये जो तारों के बेहंगम जाल लटके हुए हैं इनको बेहतर किया जाए, या जो मीटर लटके हुए हैं इनको किसी बेहतर अंदाज में तरतीब के साथ लगाया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो सके। अब लोगों की जानिब से यही कहा जाता है जी बिल तो हज़ारों में आ जाते हैं, लाखों में बिल आते हैं, बिल तो हम अदा करते हैं, अगर बिल ना अदा करें तो मीटर काट के ले जाते हैं। अच्छा, अभी हम यही देख रहे हैं क्योंकि बिजली की कीमतों में जो है वो काफ़ी इजाफा कर दिया गया है, ठीक है, और लोग, अवाम जो है उनका रद्द-ए-अमल आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं क्योंकि हम देखते हैं हमारी खाने पीने की अशिया भी जो है वो भी काफ़ी महंगी हो गई हैं, लेकिन जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो तो अल्लाह माफ़ी दे। मतलब आपके अगर इसकी बिजली के बिलों के हवाले से मैं अभी मेरे कैमरा मैन है, उन्होंने मुझे ये सुबह एक बिल थमाया है, तो उन्होंने कोई, जारी सी बात है आजकल तनख्वाहें इतनी कम है, तो मैं बिल में देख रहा था वो तकरीबन वो बता रहा था कि 29-30 हज़ार रुपए का ये बिल है। तो अच्छा। तकरीबन 4 से 5 टैक्सेस लगे हुए हैं। टैक्सेस की अगर मैं बात करूं, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी हुई है 304 रुपये, उसके बाद जो है जीएसटी टैक्स है 4087 रुपये जो है जीएसटी टैक्स लगाया गया 31,000 रुपये बिल के पीछे। अच्छा, उसके बाद जो है इनकम टैक्स भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए, बिल के अंदर 2009 रुपये जो है वो इनकम टैक्स लगाया गया है। अच्छा, उसके बाद अगर हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात करें तो 796 रुपये जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तकरीबन। अब इसमें टेलीविजन की ऑलरेडी लग के आ रही है, इसमें यूनिट जो है तकरीबन 400 यूनिट सर्व हुए हैं, तो अब 400 यूनिट सर्व हुए हैं। अब देखिए बिल जो है 31,000 रुपये बिल आ गया है। अब एक आदमी जो है, अब आप जैसे बताया कि बिजली के जो यूनिट का रेट है वो रोजाना की बुनियाद पे, महीने में तकरीबन हम पिछले महीने की बात 3 बार जो है बिजली का यूनिट का रेट बढ़ा। अब 7 रुपए कुछ पैसे एक बढ़ा है, 2 रुपए कुछ पैसे एक बढ़ा है, 1 रुपए कुछ पैसे और बढ़ा है। अब देखें कि अब इतना बिल 31,000 रुपये ये बिल है। अब वो जो यूनिट का रेट लग के आना है वो अगस्त सितंबर के महीने में लग के आएगा। अगर यही बिल, यही यूनिट होंगे, यही टैक्स लग के आएगा, तकरीबन 40-45 हज़ार रुपए का बिल होगा। अब लोगों की आमदन जो है वो कम है, बिल ज्यादा आ रहे हैं, वो बिल पे करें या खाने पीने की लोग अपना सर्वाइवल करें, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैं इस टाइम जो हमारे हालात जा रहे हैं, एक आम बंदे का इस टाइम जो गुजारा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली जो है वो ज़्यादा मुतासिर हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि
आपकी तनख्वाहें अगर आपकी 30-40 हजार हैं तो उसमें आपने अपना अगर बिल ही उस चीज में आपका चला, आपकी यूं समझे बिल तो भरना ही है ना, वरना आपका जो है वो मीटर कट जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? ये मेप्को वाले तो आपकी किसी भी बिल को आपको जो है वो सुनेंगे नहीं, ना ही वो इसको मानेंगे, ना ही वो इसमें कुछ कमी लेकर आएंगे। तो ये तो कुछ अगर कर सकती है तो हुकूमत की तरफ से कुछ रिलीफ मिल सकता है। अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे कि एक आम बंदा कैसे सरवाइव करेगा यहाँ पर। अच्छा, लाइट की सूरत हाल हम देख लें, लोड शेडिंग तो बरकरार है, आपकी 6-6, 7-7 घंटे तो आपकी लोड शेडिंग जा रही है। चाहे मुहर्रम उल हराम के हवाले से बात कर ली जाए तो जो इंतजाम किए गए या कुछ भी किया गया तो मुहर्रम पे इंतजाम बेहतर थे, लेकिन लाइट तो भी जा रही थी, लाइट आ रही थी जा रही थी। मतलब आप पूरी, ये मैं नहीं कह रही कि 6-6-7 घंटे गई, लेकिन उसका आना जाना जो है वो लगा रहा। बहुत कम थी। मुहर्रम के अगर हम दिनों की बात करें, 2 दिन 9 और 10 मुहर्रम की, उसमें इंतजामात जो थे मेप्को की जानिब से बेहतर थे, बिला तातल फराहमी जारी रही। वैसे ओवरऑल जो है वो निज़ाम बोसीदा है। हाँ। लेकिन मुहर्रम की ये 9 और 10 मुहर्रम की अगर बात करें, उसमें पावर कंट्रोल सेंटर में खासतौर पर GMs की, चीफ इंजीनियर्स की और डायरेक्टर्स की ड्यूटियाँ लगाई गई थी, जो 3 शिफ्टों के अंदर जो थे उसको मॉनिटर कर रहे थे पावर कंट्रोल सेंटर को। इसमें मेप्को रीजन के अंदर जो सर्कल्स हैं, तकरीबन 9 सर्कल्स हैं, उसमें भी जो है वो पावर कंट्रोल रूम्स कायम किए गए थे, जिनको एक्सियंस और एसीज मॉनिटर कर रहे थे। इसके अलावा डिविजनल और सब डिवीज़न की सतह पर भी जो है वो सब SDOs और एक्सियंस जो थे वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। मेप्को, CEO मेप्को की तरफ से इस हवाले से, मुहर्रम के हवाले से इंतजाम बेहतर थे। CEO मेप्को की तरफ से ये भी हिदायत जारी की गई थी कि इस योम अशूरा के मौके पर, इस दिन के मौके पर, 9-10 मुहर्रम के मौके पर जो है वो ट्रांसफार्मर अगर कोई ख़राब हो जाता है तो उसके मुतबादल जो ट्रांसफार्मर ट्रालियाँ सब डिवीज़न को दी गई थी कि उसके मुतबादल जो है वो चेंज किया जा सके। इसके अलावा शिकायत के हवाले से कोई भी अगर शिकायत थी, टोल फ्री नंबर भी दिया गया था। वैसे भी मेप्को का जो 118 पे मैंने खुद भी इसको कॉल करके देखी। अच्छा, ये आप लेकिन सुनते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, इरफान है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? अपने टीवी अपने टीवी का काइंडली वॉल्यूम जो है वो बंद कर दें ताकि आप बात कर सकें इजीली हमारे साथ। हाँ सर, मैं भी इसी बारे में बात कर रहा था। ये जो ऑफ द वालों ने किया हुआ है ना, एक ये रीडिंग करते हैं, तकरीबन रीडिंग का जो डेट होती है ना 4 और 5 दिन उनके बाद में आगे करते हैं। जो यूनिट होते हैं 100 यूनिट, उनसे 10-15 यूनिट ओवर चल जाते हैं ना, इस वजह से ये इनका ये जो है ना ये खत्म करना चाहते हैं हम। समझ आ गई है ना बात की? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है। अब देखें कि वैसे लीगली तरीके से, जैसे कि एक सब डिवीजन जब बनी थी उसके बाद नई सब डिवीजन बनाई नहीं। अच्छा, इस पे बात करते हैं बिलाल लाजमी। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। बात हो रही थी, हमारी कॉलर हमारे साथ थे। बिल्कुल, कॉलर हमारे साथ थे, मैं उनकी बात का जवाब देता चलूँ। असल में जो सब डिवीजन तब से बनी हुई हैं, जब से बनी हुई हैं तब से कोई नई सब डिवीजन बनाई नहीं गई। पहले असल में होना ऐसा चाहिए कि एक सब डिवीजन में 15,000 सार्फिन होने चाहिए। अब सिचुएशन ये है कि एक सब डिवीजन के अंदर 60 हज़ार सार्फिन हैं। अब उनमें जो काम करने वाले लोग हैं, या ALM है या मीटर रीडर है जो मीटर रीडिंग करता है, उसमें कोई 4 से 5 मीटर रीडर है। वो अब 60,000 जो सार्फिन हैं उनका जैसे ही वो मीटर रीडिंग करता है तो वो उसको लेट हो जाती है मीटर रीडिंग करते करते। जैसे कि अगर एक माह के अंदर उसने 15,000 4 लोगों ने मीटर रीडिंग करनी है, तो अब 4 लोग 60,000 सार्फिन की जब मीटर रीडिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली जो उसकी डेट होगी उससे अबव हो जाएगा। इस वजह से भी जो 100 यूनिट का जो रेट है वो कम है, 200 यूनिट का उसी हिसाब से टैरिफ मुकर्रर किया गया। इसी वजह से भी लोगों की ये शिकायत होती हैं। आजकल सोशल मीडिया पे भी मीटर रीडर को या वो गालियाँ भी पड़ी हैं लोगों को, ये मेप्को वालों को, कि जी ये लेट करने के लिए जानबूझ के आते हैं। ये जानबूझ के नहीं आते, असल में कोई नई तैनाती नहीं की गई, नए लोग नहीं रखे गए, जिसकी वजह से ये परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है।
इस वजह से मैप्को को चाहिए कि यहाँ तो फिर नई सब डिविजन्स बना दी जाए। कुछ तो इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए ना कि इसको सिस्टम को बेहतर किया जा सके। बिल्कुल पॉलिसी और बनाने फिर की जरूरत है। और अभी जिस तरह लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और जिस तरह बहुत सारे काफी लोग तो अभी अपना बिल भी शेयर कर रहे हैं, जिस तरह अभी आपने यहाँ पर जो है वो बिल के हवाले से बात हुई, तो लोगों का यही है कि जो आपके यूनिट पिछले जितने सर्फ हुए उनका बिल जो है वो चेंज है, जाहिर सी बात है कीमतों में इजाफा हुआ है तो उसी तरीके से फिर वो बिल में भी तो चेंजिंग आएगी। बिल्कुल चेंजिंग। अच्छा, और फिर जिस तरह टैक्सेस में इजाफा किया गया है और उन्होंने मजीद जो है टैक्सेस वो ऐड करके उसके साथ आपका बिल जो है वो अच्छा खासा आपका बिल जो है तैयार होकर आ जाता है। असल में बिजली की महंगी अब जो जैसे कि महंगी हो रही है, इसके पीछे हमारी हुकूमत जो है, जिस तरह पिछले दिनों हमारा IMF के साथ मुआहिदा हुआ, हमारी गवर्नमेंट के पास तो इतने पैसे नहीं है कि मुश्किल को चला सके, मुल्क को चला सके। जब IMF के साथ ये मुआहिदा होता है, जब हम पैसे लेते हैं तो IMF की बहुत सारी शराइत में से एक ये बड़ी शराइत भी होती है कि आप बिजली के जो यूनिट है उसका रेट बढ़ाएं। अच्छा, एक दो चीजों पे जाता है ना, आपका पेट्रोल और हो गया आपकी बिजली। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो डॉलर की जब कीमत बढ़ती है तो बिजली की कीमत बढ़ती है। दूसरी तरफ जो है जब IMF से मुआहिदा होता है, जब भी नया मुआहिदा होता है वो ये कहते हैं जी कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं। दूसरी तरफ हमारा डॉलर बढ़ता हुआ दिखाई देता है हमें। जो हमारी बिजली बनती है, जो मेन वजह है वो फर्नेस ऑयल से बनती है। हमारे पास तो टाइम नहीं है कि हम हाइड्रो से बिजली बना सकें या विंड से या सोलर से बिजली बनाई जा सके। फर्नेस ऑयल से हम बनाते हैं। तकरीबन हम हर साल जो है बाहर से 25 अरब डॉलर का जो है वो हम फर्नेस ऑयल खरीदते हैं, जो गाड़ियों में भी डलता है या बिजली बनाने के लिए भी काम आता है। डॉलर की जब कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली फर्नेस ऑयल की भी कीमत बढ़ जाती है। जब वो की ज़्यादा कीमत में हमें मिलेगा तो जिससे बिजली बनेगी थी ऑटोमेटिकली वो सार्फिन पे बोझ जाएगा। इसके पीछे दो बड़ी वजूहात हैं। एक IMF से नया जो मुआहिदा होता है उसमें वो ये कहते हैं कि बिजली के बिलों में रेट बढ़ाया जाए, और दूसरा जो है वो डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें या फर्नेस ऑयल की कीमतें। सही। अच्छा, इससे मजीद भी बात करते हैं बिलाल। अच्छा, ये बताएं आपकी क्या प्लानिंग है आगे, मदिहा क्या सोचा हुआ है आगे क्या करना? आगे जिस तरह अब ऑफर्स आ रही हैं न्यूज़ चैनल से भी और दूसरे चैनल्स वगैरह से भी, तो उस तरफ ज़रा डायरेक्शन जारी है कि वो ज़रा जो है ना मैं फील्ड जो है वो ज्वाइन कर लूँ। सही। तो कभी एक्टिंग की तरफ भी रुझान हुआ कि अच्छा कभी एक्टिंग की जाए या उधर से कभी ऑफर आई? हाँ, एक्टिंग मैंने की है। एक शॉर्ट फिल्म यूट्यूब फिल्म बनाई थी, वो भी मेरा समझ ले भतीजा, मेरी फ्रेंड थी उसका भतीजा था, तो कहते फुप्पो हम ना शॉर्ट मूवी बनाते हैं यूट्यूब के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हस्बैंड को बोला, कहते हाँ कर लो। तो फिर उसके साथ मैंने यूट्यूब शॉर्ट मूवी बनाई थी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्टिंग वो सब कह रहे थे कि एक्टिंग जो है ना तुम्हारे अंदर से निकली है जो इतने टाइम से जो वो भरी हुई थी ना वो बस निकली है उस मूवी में। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहनें हैं, एक भाई है। हम तीनों बहनें बड़ी हैं, भाई छोटा है। अच्छा, तो बाकी बहनों में भी इस तरफ तवज्जो है या नहीं? या वो नहीं, वो जो है वो जॉब करती, एक तो हाउसवाइफ है और दूसरी जो है वो जॉब करती है। अच्छा। हाँ, भाई को शौक है, वो डांसिंग वगैरह डांस करता है और उसको जरा है थोड़ा सा, लेकिन अभी वो इस तरफ आया नहीं है, वो अपनी स्टडी वगैरह में थोड़ा बिजी है। सही है। तो ससुराल की तरफ से किस तरह रिस्पॉन्स है कि वो भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है इस फील्ड को आगे? हस्बैंड अगर साथ होना तो सब कुछ ही चल जाता है। हस्बैंड की सपोर्ट होना लाजमी है। हाँ, बाकी ससुराल वाले कुछ भी कहते रहे तो फिर वो आपको इतना वो हस्बैंड खुद ही देख लेते होते हैं। अच्छा, तो वो फिर आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको फुल सपोर्ट करते हैं? फुल सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो कभी अब होता है कि अच्छा कभी शौहर ने कहा यार नहीं बस ठीक है छोड़ तो ये काम, क्या कर रही हो बस रहने दो? नहीं, फिलहाल तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कभी कभी ये कह भी देते हैं, कहते हैं कि ये जो है ना फील्ड अब कुछ और ज्वाइन कर लो जिसमें थोड़ा आराम दे, यानी कि बैठ के काम करने वाला हो, यानी जितनी तुम्हारी जान है थक जाती है। हस्बैंड केयरिंग है ना, वो कहता है कि क्या तुम भाग दौड़ कर रही हो। हाँ, ये बात है। सही। तो कितना ख्याल रखते हैं हस्बैंड? माशाल्लाह बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रखते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है। चले, अच्छी बात है। वो अच्छा लाइफ पार्टनर हो तो आपकी जिंदगी जो है वो सवर जाती है, बहुत अच्छी गुजरती है। आप अपने जो जाहिर सी बात है क्योंकि एक स्पोर्ट हो और फिर केयरिंग हो तो फिर वो जाहिर सी बात है, आप वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, तो वो आपकी जिंदगी जो है वो बेहतरीन हो जाती है। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है फैशन में क्या किस तरह की ड्रेसिंग जो है वो आप लाइक करती हैं? आपको खुद को ड्रेसिंग करना मैं शलवार भी पहन लेती हूँ, पैंट शर्ट भी पहन लेती हूँ, हर तरह की ड्रेसिंग कर लेती हूँ।
अच्छा, खुद हाँ, कोई वो नहीं है कि यही ड्रेसिंग लाजमी करनी है, कमीज शलवार ही लाजमी पहनना है, नहीं, जीन्स भी पहन लेती हूँ, टी शर्ट्स भी पहन लेती हूँ, सब कुछ ही पहन लेती हूँ। मतलब डिफरेंट, आप हाँ, ट्रेंड्स की तरह जो है ना, trends जो की फैशन तरह। ट्रेंड चल रहा हो हाँ, उसी के वो मुताबिक उसी के जो है। मुताबिक कर रहे हैं। सही। अच्छा, जितने भी हमारे नाजरीन देख रही हैं जो यंग गर्ल्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहो, कुछ कहना चाहो आप? आप अगर इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए आपकी फैमिली की सपोर्ट होना बहुत लाजमी है। पहले आप अपने फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके आओ, देन आप इस फील्ड को ज्वाइन करो। ये फील्ड भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, यानी कि हमारे एक माइंड में नेगेटिव इस फील्ड को लेके है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अगर पॉजिटिव, खुद पॉजिटिव हो तो सब कुछ पॉजिटिव है। ये तो है, जाहिर सी बात है, फील्ड कोई भी हो वो हाँ, आप पे डिपेंड आप करता पे है, depend आप जिस करता है। तरह उस फील्ड को लेकर चलते हैं, काम को लेकर चलते हैं, उसी तरीके से होता है। हाँ, तो होता है। नेगेटिविटी तो वाकई बहुत ज्यादा हमारे माशरे में है, उसको बेहतर करने की जरूरत है कि उसको जितना आप बेहतर पॉजिटिव करना। हाँ होंगे। जी। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और काफी इश्यूज के ऊपर हमने डिस्कशन की। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे से कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शहजाद हुसैन, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सर्जन हैं जी मुंह और जबड़ा के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं पशों में आपको। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी ख्वाजा सगीर अहमद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं किसान इत्तेहाद साउथ पंजाब। किसान बोर्ड जी, किसान बोर्ड किसान बोर्ड किसान बोर्ड भूल गया किसान बोर्ड है जी। और इसके साथ ही आज हम बात करेंगे, एक तो कपास की फसल के हवाले से भी बात होगी इनसे, ओवरऑल बात करेंगे इस टाइम हमारे जो किसान हैं उनकी खुशहाली के हवाले से क्या इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हुकूमत जो है वो कितना रिलीफ दे रही है या नहीं दे रही, और इसके साथ साथ राइस पर भी बात करेंगे। इस टाइम जो हमारे एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो बात होगी। और इसके साथ ही हम बात करेंगे आज डॉक्टर साहब से, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये कि ओरल कैंसर जो है वो क्या होता है, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं मुंह का कैंसर की बात होती है, तो उस हवाले से इनसे बात करेंगे कि उसका इलाज कैसे हो सकता है, उसकी तशखीस कैसे होती है, तो इस हवाले से जानेंगे। सबसे पहले तो इसके हवाले से बात कर लेते हैं ना कि ओरल कैंसर क्या है। देखिए, कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में ऐसी अब नॉर्मल ग्रोथ को कहते हैं जो नॉर्मल नहीं होती है, ठीक है। और ये ग्रोथ जब मुंह में होगी तो फिर उसे ओरल कैंसर कहा जाएगा। ओरल मीन्स मुंह को कहते हैं, हमारे माउथ को ओरल कहते हैं, ठीक है। जब इस एरिया में कोई भी कैंसर होगा, वो टंग का हो सकता है, वो पैलेट पे हो सकता है, वो कहीं पे भी अगर कैंसर होगा तो उसे आप ओरल कैंसर कहेंगे इस पूरे रीजन के अंदर। अब उसमें वो टंग हो सकती है, वो लिप हो सकता है, तो इस पूरे रीजन में अगर ऐसी ग्रोथ जो कि नॉर्मल नहीं है तो उसे आप ओरल कैंसर की तरफ लेके जाएंगे, जिसको आप तशखीस की जरूरत होती है और बर वक्त तशखीस की जरूरत होती है। ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही ना एक खौफ पैदा होता है, चाहे आप किसी भी आपकी बॉडी में जब कैंसर हो तो फिर लोग जो है वो बड़ा डर जाते हैं, एक खौफ में आ जाते हैं। और स्पेशली अगर मुंह का कैंसर हो तो फिर तो वो ज़्यादा एक खौफ की कैफियत पैदा हो जाती है। हाँ, मगर आपकी बात को मैं थोड़ा सा जो है वो डिनाई करूंगा। यहाँ पे लोग डरते नहीं हैं, यहाँ पे लोग उसको लेके चलते रहते हैं साल हर साल, उसको इग्नोर करते हैं और प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और वो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोसिस की बजाय उसको थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज पे जाके फिर डर और खौफ तो होता ही है, कुछ लोग तो इलाज करवाने से भी हाँ, मगर उसका इलाज अगर बर वक्त फर्स्ट स्टेज में अगर वो डायग्नोसिस हो जाए और वो प्रॉपरली किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास खासतौर पर, तो उसकी बर वक्त तशखीस की वजह से जिंदगी को बचाया जा सकता है। जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती जाएगी उसी हिसाब के साथ लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है, जिसे हम 5 ईयर एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, वो कम होती जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो तो वो बहुत अच्छा होता है। तो डरने की बजाय प्रॉपर जाकर किसी को चेक करवाना चाहिए। अगर कोई जख्म ऐसा जो आपके माउथ में 15 दिन से ज्यादा रहा है, 15 दिन में वो हील नहीं हो रहा है, तो फिर आपको उसके इलाज के लिए जाना चाहिए। फिर आपको उसे इग्नोर करके छोड़ना नहीं चाहिए कि ये ठीक हो जाएगा। लोग साल हर साल छोड़ देते हैं। लोगों को 3-3 साल से पता होता है कि मुंह में एक जख्म है जो कि ठीक नहीं हो रहा, मगर वो नहीं जाते। तो ये आप क्या समझते हैं, क्या रीजंस हैं, मुंह का कैंसर कैसे हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है
ठीक है। और इसमें जो सबसे मेन रीजन पाकिस्तान में है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग के बाद जो है वो पान है, छालिया है, नस्वार है, बीड़ा है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान में कैंसर की वजूहात में शामिल हैं। जो बाकी मुल्क हैं दुनिया के, जैसे यूरोप है या अमेरिका साइड है, तो वहाँ पर अल्कोहल भी इसका एक मेन रीज़न है। मगर पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं, और वहाँ पर ये 8th मोस्ट कॉमन है, मगर पाकिस्तान और इंडिया में ये 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। तो सबसे ज़्यादा जो कैंसर की वजह पाकिस्तान में है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग के बाद जो है वो पान, छालिया, नस्वार, बीड़ा, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली पाकिस्तान और इंडिया में यूज़ होती हैं। लोग इनको मुंह में रख लेते हैं और उसके अंदर जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो ओवर द ईयर इतना ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं कि अल्टीमेटली बॉडी की जो कैपेसिटी है उसको हील करने की, उस डैमेज को कोप करने की, वो ख़त्म हो जाती है और बॉडी उस टिश्यू को अलाउ कर देती है वो इरिवर्सिबली ग्रो करता रहे और वहाँ पे एक ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जिसे आप कैंसर कहते हैं। ऐसी ग्रोथ जिस पे बॉडी का कंट्रोल नहीं है उसे आप कैंसर कहते हैं सर। ठीक हो गया। इस हवाले से भी आपसे मजीद भी बात करते हैं, खालिद साहब से बात करते हैं। खालिद साहब, इस टाइम किसान के हवाले से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ना कि किसान जो है उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कहाँ आप समझ रहे हैं कि उनको रिलीफ भी मिला है और आगे मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। किसानों की जाहिर सी बात, किसान खुशहाल होगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा आप लोगों ने किसानों की आवाज़ को पहुँचाया है और सिर्फ इस प्रोग्राम के वाले से नहीं, स्पेशल प्रोग्रामात भी एग्री बिजनेस के नाम से करके तो किसानों को रिलीफ दिया। ये मेरे ख्याल में आप लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है किसानों के हवाले से, बल्कि मुल्क के हवाले से कंट्रीब्यूशन है, ज़री मुल्क है जी बिल्कुल। और इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत तो कोई ख़ास रिलीफ नहीं दे रही ना, कोई मुझे तो ख़ास नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त जो खाद चल रही है तो उसका जो एक्चुअल रेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया वो 3100 रुपये यूरिया का, इस वक्त 3380 रुपये में मिल रही है। सही, मतलब उस पर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो सरेआम बिक रही है। ये हुकूमत का काम होता है कि चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखना। और दूसरा ये है कि ये जो बिजली के रेट बढ़े हैं, हाँ, इसका इम्पैक्ट तो ज़ाहिर बात है ओवरऑल ही पड़ा है सबको, ओवरऑल हाँ। सब पे, जैसे पूरे माशरा डिस्टर्ब है, पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब है ना, इस तरीके से इस किसान भी डिस्टर्ब है। और जब उसको आप महंगी बिजली देंगे तो ट्यूबवेल को कैसे चलाएगा वो, और उसके फिर बिल इतने भारी भारी आएंगे तो फिर उसके लिए तो ज़ाहिर बात है उसको उसी हिसाब से पैदावार भी आनी चाहिए, कमोडिटीज़ के रेट भी उसी हिसाब से होने चाहिए। जब हुकूमत की केयर टेकर हुकूमत का ये मसला होता है कि वो सियासी हुकूमत की तरह ट्रीट नहीं करती मामलात को, ज़ाहिर बात है सियासी हुकूमत इसलिए बेहतर तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको पता होता है कि आगे हमने फिर लोगों के पास जाना। क्योंकि अभी हम केयर टेकर की बात करें तो उसमें याद है कि आपके पास उस तरह के इख्तियारात नहीं होते। जी हाँ, जी हाँ। तो इसलिए फार्मर्स के हवाले से तो मुझे कोई ऐसी खास चीज़ नज़र नहीं आई। बाकी मौसम ज़ाहिर बात है ये तो कुदरत की तरफ से होता है ना, क्लाइमेट चेंज है और उस पर इम्पेक्ट आता है। फसलात जो इस वक्त मौजूद होती हैं, आप सोइंग अगर किसी फसल की हो रही है तो वो भी इम्पेक्ट उस पर आता है कि बारिश हो जाए तो उसकी सोइंग डिस्टर्ब हो जाती है, उसको दोबारा काश्त करना पड़ता है। और इसी तरीके से काटन की अच्छी फसल है इस वक्त। हाँ जी, अगेती काश जो हुई थी वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। जो अर्ली काश जिसे जल्दी काश कर लेते हैं लोग, वो फरवरी में या मार्च में उन्होंने काश कर ली थी तो उसके बड़े अच्छे नतायज आना शुरू हो गए और कपास भी बड़ी अच्छी आ रही है, उसकी लेंथ भी बड़ी अच्छी है, उसका जो धागे का वो बनेगा वो भी अच्छा बनेगा। तो काटन इस वक्त तक तो अच्छी खड़ी है। अब बारिशें हो रही है, देखिए बारिशों का इम्पैक्ट तो आता ही आता है फसल पे, हर फसल पे होता है बिल्कुल। जिस वक्त आपकी फ्लावरिंग स्टेज हो और उस वक्त बारिश हो जाए तो ये पौधा ऐसा है कि इसकी अपनी एक साइकी है, ये पानी पीता नहीं है। अगर पानी खड़ा रहेगा तो ये पानी को उस वक्त तक नहीं लेगा, इसकी जड़ें उस वक्त तक नहीं खुलेंगी, जज्ब नहीं। जब ये आप समझ लें कि पानी खत्म हो जाता है, तरबतर वाली स्टेज आती है इस पे, तो ये चूसता है, ठीक है ना जी। तो इसलिए अगर पानी खड़ा रहेगा तो ये पौधा मरना शुरू हो जाता है। अच्छा, सेंसिटिव टाइप है इसकी, इसलिए ये अब आगे अगर अल्लाह ताला बेहतरी करे तो मुझे उम्मीद है कि फसल अच्छी रहेगी इस साल काटन की। सही, लेकिन रेट उस हिसाब से फिर भी नहीं मिल रहे जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। हालांकि अर्ली काश्त है, काटन है भी नहीं और वर्ल्ड में भी काटन का कोई इतना ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसको पाकिस्तान की जो कपास को बोला जाता था वो बिल्कुल ऐसे कहते थे कि उनको वाइट गोल्ड, तो क्योंकि पाकिस्तान की फसल जो कपास की काश्त की जाती थी वो बहुत अच्छी होती थी। अभी इसके ऊपर जो है वो काफी हुकूमत भी काम कर रही है। इस पे नो डाउट गवर्नमेंट ने काम किया है,
इसका जो है ना जी इम्पैक्ट ये होता है कि कॉटन ऐसी चीज़ है कि जो आपको डायरेक्ट मार्केट में कैश पे सेल करते हैं जाकर। जिम्मेदार इसलिए इसकी तरफ मुतवज्जह रहता है कि फौरन उनको कैश आ जाता है। अच्छा, बीच में तो जैसे किसान थोड़े डर गए थे कि इस फसल को काश्त नहीं करना और डिफरेंट उन्होंने फसलों पे काश्त करना स्टार्ट कर दिया था, तो अभी आप क्या समझ रहे हैं कि किसानों की दोबारा जो है वो रुझान इस तरफ बढ़ा है? असल में एक ये होता है कि जब आपकी असल में प्रॉब्लम था सीड का। सीड हमारे पास बेहतर नहीं था, हमारे पास सीड पे कोई काम नहीं किया गया। अब थोड़ा सा उन्होंने करना शुरू किया है। वर्ल्ड में हमेशा सीड पे ही फोकस किया जाता है। आपकी बेसिक इकाई सीड है। अगर सीड के अंदर रेजिस्टेंस पावर नहीं है पौधे के अंदर, तो फिर वो जाके एक स्टेज आती थी कि जब मौसम, इसमें दो तीन चीजें थी, एक तो सीड ठीक नहीं था और दूसरा था कि मौसम चेंज हो गया। हाँ, मौसम वो एकदम आप देखें ना जी, आप इस मौसम में आके अगर आप रात को लिहाफ या मुल्तान में कोई कपड़ा वगैरह लेके अगर सोएं तो आपको समझ आनी चाहिए कि मौसम कितना चेंज हो गया। इस पौधे के लिए मौसम के जिस वक्त आपकी फ्लावरिंग स्टेज होती है और उसके बाद इसका जो वो टिंडा बनना शुरू होता है, उस वक्त इसको एक प्रॉपर चाहिए होता है, एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, तो टेम्परेचर चाहिए होता है। इस स्टेज पे आके वो बारिशें और मौसम चेंज हो जाता है और साथ ही वो रेजिस्टेंस पावर भी नहीं होती, पेस्ट अटैक भी इस स्टेज पे आके होता है उस पर, तो फिर वो पौधा एकदम बैठ जाता था। पिछले जो सालों का तजुर्बा है, अब जब ये अर्ली काश्त पे गया ना, तो ये पूरे साल का पौधा है। सही, इसको सीजनल बना दिया गया, इस फसल को, इस कॉटन को सीजनल बनाया। हालांकि इस साल पूरा आप काश्त कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप अर्ली काश्त किया तो उसकी पैदावार कई गुना बढ़ी है। सही, रूटीन में अगर हमारी पैदावार 25 से 30 मन या 20 से 30 मन आती थी, अब पहली पिकिंग में ही 10 से 15 मन लोग उठा रहे हैं जो अर्ली काश्त में। अच्छा, अगर आप इसको मैनेज करके अगर हम चलें तो इसको अगर अर्ली काश्त की तरफ चले जाए तो मेरा ख्याल है कि ये पिछले पहले की तरह हो जाता है। किसान का डर क्या था? किसान का डर यह था कि उसको सीड ठीक नहीं मिलता था, उसकी फसल पीक पे आके खत्म हो जाती थी, उसको तो हर चीज तबाह हो गई। जब एक पूरी फसल खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, उसमें जितनी उसकी लागत है, आपको पता है फार्मर्स की टोटल डिपेंडेंट होता है इस पे। अब दो फसलें होती है हमारी, कॉटन और वीट, जो मेजर क्रॉप्स थे। अब तो और भी फसलें उसमें कन्वर्ट हो गए हैं, लोग गन्ने की तरफ हो गए हैं, मेज की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं, राइस की तरफ कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो मेन थी फसल ये दो थी। एक फसल बैठ जाए तो गंदम तो काश्त होती थी सिर्फ और सिर्फ घर के लिए, यूज के लिए। बहुत कम ऐसा था कि गंदम लोग इस्तेमाल के अलावा बेचते थे, या बड़े पैमाने पर काश्त होती थी। तो जो बिग ग्रोअर्स हैं, जो लैंड लॉर्ड हैं, वो काश्त होती थी, वो आपकी जरूरत को पूरा करते थे। जो मेजॉरिटी आपके फार्मर्स हैं, जो 60% के करीब हैं, उनका यही होता था कि वो इसको काश्त ही अपने लिए करते थे। अब एक फसल बैठ जाए, एक सिर्फ घर के लिए, बाकी जरूरियात उनकी कहाँ, इसलिए डर गए थे। अब ये दोबारा रिवाइवल हो रहा है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसकी तरफ अच्छा रिस्पांस आएगा। चले जी, इंशाल्लाह। हम तो कहते हैं कि ज़राअत को जितना उसके ऊपर तवज्जो दी जाएगी उतना ही हमारे मुल्क के लिए जो है वो अच्छा होगा, बेहतरी होगी। हमारा एक्सपोर्ट अगर बेहतर होगी तो हमारी मईशत जो है वो स्ट्रांग होगी। इससे रिलेटेड और भी मजीद आपसे जानेंगे। अभी जिस तरह हम मुंह के कैंसर की बात कर रहे थे, इसकी तशखीस कैसे की जाती है, कैसे बताएं? तशखीस के लिए अगर आपके मुंह में कोई जख्म ऐसा है पेशेंट के मुंह में जो 15 दिन से ज़्यादा गुजर चुका है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। अच्छा, जिस तरह मोस्टली लोग जैसे दांत निकलवाते हैं, जो मुख्तलिफ, जैसे हमारे यहाँ पर देखते हैं कोएक्स बैठे हुए हैं डिफरेंट, उस पर लोग चले भी जाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, उसके बाद जो है जख्म कई अरसा रह जाते हैं। उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि जिस तरह आपने कोई दांत निकलवाया है या दांत लगवाया है, कुछ इस तरह। देखिए, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये मिथ्स होती हैं कि हमने दांत निकलवाया था तो उस वजह से जो कैंसर हो गया, या लगवाया था और उस वजह से कैंसर हो गया। ऐसा बहुत रेयर इंस्टेंसेस में हो जाता है कि ऐसा दांत जो कोएक ने लगा दिया जिसने क्रॉनिक इरिटेशन की वहां पे। क्रॉनिक इरिटेशन का मतलब ये है कि उसने किसी ऐसे मटेरियल के साथ दांत लगा दिया कि जिसने आपके मुंह के अंदर मुसलसल एक ट्रॉमा क्रिएट किया, मुसलसल एक जख्म बनाए रखा, और वो साल के गुजरने के बाद कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। मगर ऐसा कहना कि अगर आज हमने दांत निकलवाया है और हफ्ते बाद कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता है।
उसमें ये होता है कि कोई ऐसा कैंसर मौजूद होता है कि जो पहले से मौजूद है उसके दांत के साथ, उसके इर्द गिर्द, जब उसने वो दांत निकलवाया तो उस कैंसर को फैलने का एक रास्ता मिल गया फौरन से, तो उस रास्ते से वो तेजी से प्रोग्रेस कर गया। अब पेशेंट ने क्योंकि दांत निकलवाया हुआ था तो उसने कंसीडर किया कि मेरा दांत निकलवाने से मुझे कैंसर हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं था। वो कैंसर पहले से मौजूद था, वो दांत निकलने से उसे एक पाथवे मिला, उस पाथवे के जरिए वो ज्यादा जल्दी फैल गया। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मोस्टली लोग, अगर जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी तो आते होंगे जो जिस तरह जो छारिया का इस्तेमाल नहीं करते होंगे या कुछ इस तरह की जो चीजें हैं उनका यूज नहीं करते होंगे, तो उनको भी हो जाता है? देखिए, आउट ऑफ जब हम 100% में से बात करते हैं तो तकरीबन 7 से 8% लोग ऐसे होते हैं जो किसी किस्म का सब्सटेंस अब यूज नहीं करते, वो अल्कोहल भी नहीं पीते। उनमें जो वजह आती है वो जेनेटिक्स, कुछ वायरसेस और क्रॉनिक इरिटेशन। अब क्रॉनिक इरिटेशन मैंने जैसे कि बताया कि डेंचर से होती है, जो मतलब किसी क्वैक ने ऐसा दांत लगा दिया जो कि सही मटेरियल से नहीं लगाया गया। उसके अलावा कुछ जेनेटिक चेंजेस होती हैं, जेनेटिक मतलब विरासती तौर पर, कि अगर किसी फैमिली में फैमिलियल चल रहा है कि उनकी फैमिली में जो है वो कैंसर की टेंडेंसी ज्यादा है, उनके जो जीन्स हैं उनमें अबनॉर्मेलिटीज ज्यादा है, उनकी फैमिली में कैंसर ज्यादा होता है तो उनको ज्यादा होगा। ठीक है। अब इसके अलावा जब तीसरी बात है कि वायरसेस भी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो वायरस है उससे कैंसर की जो नौयत है वो बढ़ती जा रही है और यंग एज में हो रहा है। जो वायरस की वजह से कैंसर हो रहा है वो यंग एज में हो रहा है, उसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, HPV। तो वो जो वायरस है वो भी एक वजह बन रहा है, और जो उसकी वजह से कैंसर हो रहा है वो यूजली यंग एज में हो रहा है। जो स्मोकिंग का था या अल्कोहल का है ये आमतौर पर ओल्ड एज का कैंसर है, आफ्टर 50s का कैंसर है। जो यंग एज में अब कैंसर आ रहा है वो ज्यादातर वायरसेस की वजह से आ रहा है। अच्छा, तो वो वायरस फिर कैसे जो है वो फैलता है? जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसमें उनकी कुछ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं कि उस वजह से जो है वो उसकी वहाँ पे नौयत ज़्यादा है और वहाँ पे ये कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान में या इंडियन कंट्रीज में जो है, इंडिया में जो है, एशिया में ये निस्बतन कम है। अच्छा, तो भाई इसका इलाज किस तरह मुमकिन है? अगर किसी को बिलफर्ज ये मुंह का कैंसर हो जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? देखिए, उसके इलाज के लिए जब हम बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि पेशेंट हमारे पास किस स्टेज में रिपोर्ट हुआ है। सबसे पहली बात है उसकी तशखीस उसकी अगर जल्दी हो जाती है और पहले स्टेज में हो जाती है, मतलब पेशेंट जल्दी आ जाता है, तो आप विद इन 15 डेज आप अगर पेशेंट को डायग्नोज कर लेते हैं, विद इन 1 मंथ आप डायग्नोज कर लेते हैं और एक छोटा सा कैंसर है तो उसको सिर्फ सर्जरी के साथ आप ठीक कर सकते हैं। आप उसको रिमूव कर दें और वो कैंसर ठीक हो जाएगा। अब जब वो सेकंड स्टेज पे चला जाएगा या थर्ड स्टेज पे चला जाएगा या फोर्थ स्टेज पे फर्स्ट करें चला जाएगा तो फिर उसके इलाज के लिए आपको सर्जरी करनी पड़ती है। उस पूरे कैंसर का जो जितना भी एरिया है उसको रिमूव करना पड़ता है, आपको सर्जरी के जरिए उसे निकालना पड़ता है। अब खाली निकालने से भी बात नहीं बनती है, उसके बाद आपको उसके शुआएं लगानी पड़ती हैं जिसे आप रेडिएशन ट्रीटमेंट कहते हैं। और जब फोर्थ स्टेज या थर्ड स्टेज के एंड की बात होती है तो आपको खाली सर्जरी और रेडिएशन से भी काम नहीं बनता है, फिर आपको उसके साथ साथ कीमोथेरापी पे जाना पड़ता है, आपको उसके साथ साथ मेडिसिन भी पेशेंट को देनी पड़ती हैं। तो स्टेज पे डिपेंड करेगा। अगर आपने फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज किया है तो सिर्फ सर्जरी से काम बन जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर सेकंड या थर्ड है तो आपको सर्जरी के साथ रेडिएशन पे जाना पड़ता है और फोर्थ स्टेज में जाके आपको सर्जरी अलॉन्ग विद रेडिएशन अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपका पेशेंट जो है वो सर्जरी के काबिल ही नहीं रहता है, अगर आप उसकी सर्जरी करने जाएंगे तो वो उसी वक्त उसकी डेथ हो जाएगी। इन दैट केस आप क्या करते हैं, आप सिर्फ उसको रेडिएशन और कीमो पे देते हैं कि जितना जिंदगी इसकी है कम से कम इसका पेन कम हो, इसका जो कैंसर है कुछ ना कुछ श्रिंक कर जाए। तो स्टेज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर आप जल्दी डायग्नोज करेंगे, जितना जल्दी डायग्नोसिस होगी उतना आपकी जो लाइफ का सर्वाइवल का चांसेस है एज अ पेशेंट वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, सिम्टम्स क्या होंगे अगर हो जाता है तो उससे क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुंह के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा जख्म, अल्सर जिसे आप कहते हैं, ऐसा जख्म जो भर ना रहा हो, ठीक है, कोई भी ऐसा जख्म। और फिर क्या होता है, खाली भरने तक बात नहीं रहती, वो कुछ अरसे बाद तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। नॉर्मल से एबनॉर्मल टिश्यू जब मुंह में आपके आ रहा है और आपको पेशेंट को पता होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बिन 10 years कि हम देख रहे हैं, पेशेंट को साल से पता होता है कि हमारे मुंह में ये जख्म है, मगर वो उसको इग्नोर करते हैं। ठीक करने के लिए दम दरूद, क्वैक्स के पास जाएंगे, प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास नहीं आएंगे। अब इसमें जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं वो ये हैं कि अगर आपके मुंह में 15 दिन जख्म कोई रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं। अगर वो डेंटिस्ट
आपको देख लेता है कि ये जख्म जो है वो उसको सस्पिशियस लगता है, तो वो आपको फॉलोअप पे मजीद 15 दिन रखेगा एट मैक्स, और उसके बाद वो सर्जन को रेफर करेगा। और इसके लिए सर्जन होते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जैसे कि हम हैं। ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 मौजूद होते हैं। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 20, 25, 30 भी मौजूद होते हैं। तो आपको उनके पास जाना चाहिए, और डेंटिस्ट आमतौर पर रेफर कर देते होते हैं कि आप ये मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएं, या उर्दू में आप कहते हैं कि सर्जन मुंह और जबड़ा, तो उनके पास आप जाएं, वो इसका इलाज करते हैं। सही हो गया। मतलब इसका इलाज जो है वो मुमकिन है, इलाज मुमकिन है। इलाज के लिए जल्दी डायग्नोसिस जरूरी है। हाँ। जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना पेशेंट के लिए लाइफ टाइम वो बेहतर रहेगा, और जितना वो डिले करते रहेंगे, तो इसमें अवेयरनेस जरूरी है कि अगर आपके मुंह में कोई जख्म है तो आपको दम दरूद नहीं करवाने हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप अगर दम दरूद करवाते रहेंगे तो वो बढ़ता रहेगा, और आप अपनी जिंदगी के दिन जो है वो उसकी वजह से कम कर रहे हैं। और बाद में एक वो स्टेज आती है कि जब आप इलाज भी नहीं कर सकते, चाहे आप डॉक्टर के पास भी बैठे हैं और डॉक्टर आपको कहते हैं कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। अच्छा, सही सी बात है, क्योंकि बीमारियों का पता नहीं चलता, और अगर पता चल भी जाए तो वाकई इस हवाले से हम थोड़ा बहुत बेहतियाती कर जाते हैं कि हमने उस चीज़ की तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देते, और हम थोड़ा सा डिया, अच्छा यार ठीक हो जाएगा, कुछ मेडिसिन आप ले लेते हैं, अच्छा कुछ मेडिसिन से आपको रिलीफ मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हम उसको प्रॉपर चेक नहीं करवाते, टेस्ट नहीं करवाते। ये हम, अच्छा टेस्ट से भी लोग बड़ा डरते हैं कि अच्छा एक होता है ना कि आप अपना मंथली टेस्ट भी आप ये करवा लें, या आप अगर 3 महीने बाद जाके अपना चेकअप करवा लेंगे जिसमें आपके सारे टेस्ट आपके एटलीस्ट क्लियर हो। हम उनसे भी डरते हैं कि यार टेस्ट कराएंगे तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बीमारी निकले जिसकी आप टेंशन लेकर बैठ जाए। तो ये भी लोगों में, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पैसे जाया हो। अरे यार देखो हम सेहतमंद अच्छे, तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि अपना ख्याल जो है वो इंसान को रखना चाहिए, ये जरूरी है। अच्छा, मजीद भी जानते हैं कि इसकी क्या मेडिकेशंस होती हैं, या किस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, जिस तरह हम एक्सपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं एक्सपोर्ट को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? इसमें सबसे अहम बात होती है हुकूमत की पॉलिसियाँ। हुकूमत जो पॉलिसियाँ बना रही होती है, हमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है हमारी चीज़ें बाहर जाएँ। जो चीज़ें हमारे पास आ रही होती है, हम उसके लिए रिटर्न में पैसे दे रहे होते हैं। हमारे मुल्क से पैसा बाहर जा रहा होता है, और सबसे ज़्यादा जो पिछले 10 ईयर में होता रहा है, यही होता रहा है कि चीज़ें आती रही हैं, बाहर जाती नहीं रही। क्योंकि हमें जो रिटर्न है, हमें ज़्यादा फायदा बाहर से जो चीज़ें आपकी आएंगी उससे नहीं है, जाने से है। उनका पैसा बाहर से आएगा तो हमारी मुल्क की इकानमी सेट हो जाएगी, फायदा होगा उसको। हमारी हर चीज़ बाहर जा सकती है, आपके पास हर चीज़ बेहतर है, टॉप क्लास है। आमों की बात उस वक्त हो रही थी, आम आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आम के पास है, पाकिस्तान के पास। उसका टेस्ट का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर अगर यही बाहर जाए तो उसके लिए सबसे ज्यादा अहम ये होता है टाइमिंग। कोई भी फ्रूट आप या सब्जी बाहर भेजते हैं, उसकी टाइमिंग बहुत जरूरी होती है कि अगली मार्केट तक पहुंचने के लिए टाइमिंग वो कौन इंश्योर करता है? गवर्नमेंट इंश्योर करती है। उनको जल्दी से जल्दी यहां से प्रोसेसिंग, अब आम है उसको 3 से 4 दिन में पहुंचाना होता है अगली मंडी में, हर सूरत में, नहीं तो वो रास्ते में पक जाएगा और खराब हो जाएगा। तो अगर उस तरीके से अगर आप उसको बाकायदा प्रॉपरली करके लोगों को फैसिलिटेट करें। अब पोर्ट पे कोई चीजें आती हैं तो हमें इसका तजुर्बा है, तो पड़ी रहती हैं महीने 2-2 महीने। तो ये जो ऐसी चीज है, इसके लिए तो फौरी इकदाम की जरूरत है। अगर आम आपका बाहर चला जाए तो अरबों रुपए आपको उस मद में आ सकते हैं। सही कि आपकी फसल भी आम की इस दफा अच्छी हुई है, बेहतरीन फसल है आपकी आम की। तो बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि जी जिस तरह क्लाइमेट चेंज हुआ, आम की उस तरीके से पैदावार जो है वो नहीं हमें मिल सकी। कुछ लोगों का मैंने सुना है इस बार लोग बड़े ऐसे थोड़े से मायूस से नजर आए जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, और या इस चीज का। तो मुझे इस हवाले से जरा बताइए। आप मार्केट जाती है ना, हाँ, कोई चीज कमोडिटी आपको ज्यादा मिकदार में नजर आए ना, इसका मतलब उसकी फसल अच्छी हुई है। और दूसरा उसकी जजमेंट का तरीका यह है कि आपके पास रेट उसका। ठीक है, मजीद इस पे बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वही 8 में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। जी हाँ, उसमें मैं ये कह रहा था उस वक्त के भी अगर पैदावार पे, हाँ, अगर हम मैंगो को बाहर भेजना भी है तो हुकूमत को स्पेशलिटी कोई देनी पड़ेगी, को अट्रैक्शन देनी पड़ेगी लोगों को, ताकि उनको पहुंचाने के लिए सहूलतें देनी पड़ेंगी। हाँ। और पोर्ट पे भी और आगे मंडियों तक रसाई के लिए भी वहाँ आपके जो सफारत खाने काम कर रहे हैं वो उनको असिस्ट करें वहाँ,
ठीक है। तो उससे ये है कि आपका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, क्योंकि आपकी कुछ वैरायटीज अर्ली है, जैसे वनर लोटोर है, वो नहीं इस वक्त खत्म हो गया, वो अर्ली आता है, तो उसको अर्ली उसको भेजना पड़ेगा। फिर आपका तो पूरा सीजन है ना, हाँ। एंड तक चलता है, एंड तक आपके आम मंडी में वहां रहते हैं, क्योंकि ढेर सारी इकसाम है आम हाँ की भी हाँ तो। जी हाँ जी, तो वो लेट भी हैं। और फिर गवर्नमेंट को ये भी करना पड़ेगा, अगर इन चीज़ों को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी वैरायटीज़ को भी नई नई वैरायटीज़ मुतारफ करानी पड़ेगी, फिर उनको बाकायदा प्रॉपर फॉलो अप भी देना पड़ेगा, उनको उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी होगा, पेस्ट के हवाले से भी होगा, ताकि कोई चीज़ उन पे इफेक्ट ना हो, बाहर जाए तो वो चीज़ स्टैंडर्ड की हो। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके रेवेन्यू को जनरेट करती है, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पे फोकस करें और करना भी चाहिए। हमारे यहाँ तो ये हाँ होता है ना, थोड़ा एक्सपोर्ट कम साइड पे रखते हैं, इंपोर्ट जी। पे ऊपर ज्यादा हमारा काम होता है। हाँ जी, एक्सपोर्ट देखे ना जी, यही तो पैसा आपका आपके मुल्क में हाँ। आना चाहिए। जो मुल्क की कंडीशन है इस वक्त, इकोनॉमी की जो पोजीशन बनी हुई है मुल्क की, हम्म। तो यही है ना कि डिस्टर्ब है ना हम इस वक्त, ऐसे ही। कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, IMF के पीछे भाग रहे हैं। क्यों ना हम अपनी चीजों को फोकस कर लें, सारी कमोडिटीज को फोकस करें। आपका जो किन्नू है, माल्टा है, वो भी वर्ल्ड का टॉप क्लास है। अब अगर आप बाहर के मुल्कों में हम जाते रहे, हम देखें कि वहाँ का जो फ्रूट है, वहाँ के जो केले हैं, उनका इतना टेस्ट नहीं होता। तो हमारे केले का टेस्ट, हमारे माल्टे का टेस्ट, हमारे जितने भी फ्रूट है हमारे बाहर जा सकते हैं, इनका टेस्ट वाइज अल्लाह ताला ने इस खित्ते को नवाजा है खसूसी तौर पे। हाँ। तो क्यों ना हम इन चीज़ों पे फोकस करें। अब चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वहाँ जाके तो देखें उन्होंने अंगूर की कितनी वैरायटियाँ मुतारफ कराई हैं, ऐसे ही है, उन्होंने बड़ा ज़राअत के हवाले ये जो से। सब्जियां हैं आपकी, उनको कितनी सारी वैरायटियां मुतारफ कराई हैं उन्होंने, और उन्होंने वो ऐसी रेवोल्यूशन डेवलप कर दिया उसमें। और हम अभी तक वही रिवायती अंदाज में पुराने खड़े, तरीकों पे पुराने तरीकों पे खड़े हुए हैं, और हम पुरानी वो जो हमारी सिस्टम है वो सारे के सारा वही चल रहा है। वो पैदावार इतनी ज्यादा लेते हैं, उनकी अर्निंग इतनी ज्यादा आती है, पर एकड़ यील्ड फोकस्ड होती है, उससे आपकी जो रिवर्स आपको पैसा आता है वो सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर आपका कोई भी फसल है, आपको पर एकड़ यील्ड आपकी अगर आज की 20 मन है, 30 मन आ रही है, अगर इस दफा आपकी गंदम पे बात करें तो इस दफा आपकी गंदम 40 से 50, 60 मन पे गई। पिछले दफा आपकी गंदम 20 से 30 मन, 35 मन तक रुकती थी जाके। अब उसका जो रिवर्स आया है वो फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है, डेफिनेट बात है। ऐसे ही। जब अच्छा जो बेनिफिट जब भी फार्मर को आता है, वो अगली फसल को बेहतर तरीके से काश्त करने के बारे में सोचता है, बिल्कुल ऐसे ही। और उस पर खर्च भी करता है। जब ये अगर फसल ठीक ना हो, आगे से उसका रेट भी ठीक ना हो, और उसके बाद फिर आपकी जो इनपुट्स हैं उनके भी रेट बहुत ज्यादा महंगे हों, बिजली का रेट बहुत ज्यादा महंगा हो, जैसे इस दफा पूरी मुल्क को इन्होंने IMF के कहने पर रगड़ दिया है, मतलब 500 अरब तक इन्होंने कमा लिया है। और लोगों के अब आम पब्लिक, रोजाना मेरे पास लोग आते हैं कि किसी बिल 8 से 10 हज़ार जी, ऐसे आम ही है, बंदे का, बिल जिसकी के हवाले से। टोटल आमदनी जो है ना 15 से 20 हज़ार है, वो 12,000 14,000 बिल कैसे पे करेगा? कैसे पे करेगा? तो वो जाहिर बात है, इतने सारे टैक्स इन्होंने ऐड कर दिए। अब रेडियो का भी टैक्स आ गया, रेडियो भी पाकिस्तान जनाब डेवलप हो रहा है, टीवी का टैक्स भी आ रहा है, बहुत सारे टैक्सेस ऐड हैं। अभी तो हाँ हम जी। सिर्फ ये अब चंद लोगों हाँ जी, नहीं अगर आप उसको देखें तो अब बदकिस्मती है कि GST जो है ना, GST के ऊपर फिर GST है, ऐसे ही है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो खत्म ही नहीं हो रहा, जबकि वो तो हम साथ साथ बढ़ रहा है। फ्यूल पे पेट्रोल पे हम पहले से दे रहे हैं ना 253 रुपए। अच्छा, सोलर सिस्टम का कहा गया था, हुकूमत की तरफ से भी था कि किसान को थोड़ा रिलीफ देंगे, कि जिस तरह ट्यूबवेल पानी फराहम किया जाता है तो उसके लिए आपको सोलर प्लेट्स जो हैं वो आपको इजीली उस पर आसान एक साथ पे भी आपको देंगे। गवर्नमेंट का आपको कोई काम गवर्नमेंट के- आसान होता है? हाँ, पहले ये तो बात जो है। फार्मर है वो इतना इलिटरेट है हाँ। कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पहुंच ही नहीं पाता। जब पहुंचते तो आगे कितने अमले मौजूद हैं सही। जो उनसे फायदा उठा जाते फायदा हैं। उठा। गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी एग्री ग्रेजुएट के हवाले से ना, इस पे भी बात करना मेरा ख्याल में जरूरी बन गया आज, कि इन्होंने एग्री ग्रेजुएट को, शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे 2010 के उसमें सैलाब से पहले, इन्होंने अलॉटमेंट की थी एग्री ग्रेजुएट्स को। तो वो जमीनें एग्री ग्रेजुएट्स को, उसमें मैं भी एक एग्री ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, तो उसमें वो उन्होंने जमीनें अलॉट कर दी, एक मुरब्बा। ठीक। आज तक वो जमीनें नहीं मिल सकी किसी, अगर मिली भी हैं तो कहीं बंजर इलाके में मिली है। वो जो जमीनें असली जमीनें हैं वो कब्जे में है, कब्जा माफियाज है, और उनके पास कब्जा। अब आपके हजारों एग्री ग्रेजुएट सालाना बाहर निकलते हैं,
वो ज़राअत में अब फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं। जो अच्छे अच्छे हैं, काबिल लोग हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, जो बाकी हैं वो बेचारे फिर रहे हैं यहाँ। अगर जितनी आपकी लाखों एकड़ ज़मीन आपकी बंजर पड़ी हुई है, उनको काश्त करने के लिए सिर्फ ये एग्री ग्रेजुएट्स को ही वो लॉन्च कर देना, तो मेरा ख्याल में आपका इनकलाब बर्पा हो जाए। बिल्कुल ऐसा। लेकिन वहाँ ये गवर्नमेंट के क्योंकि इंटरेस्ट में नहीं है ये चीज़ें, तो ये करते नहीं है असल में ये चीज़ें, उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। तवज्जो नहीं दी जाती। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक तो इलाज के हवाले से बात कर रहे थे, तशखीस के हवाले से बात कर रहे थे, आप एक चीज़ शेयर करना चाह रहे थे मेरे ख्याल में तशखीस के हवाले से। जी बताइएगा। मैं ये बात करना चाह रहा था कि जितने भी ओरल कैंसर के पेशेंट जिनको मुंह में कोई कैंसर है और वो देख रहे हैं, जब हमारे पास वो आते हैं एज ए डॉक्टर, हमारे पास वो आते हैं तो हम उन्हें बायोप्सी का कहते हैं। ठीक है। कि वो एक तशखीस के लिए हमें अपने कैंसर के जो हिस्सा है उसमें से एक टुकड़ा हम लेके उसको लैब में भिजवाते हैं, तो उससे डरना नहीं चाहिए। बायोप्सी जो है वो कैंसर की तशखीस का एक ज़रूरी हिस्सा है, उसको ज़रूर जो है वो डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास गए हैं और वो कह रहा है कि इसकी तशखीस के लिए आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेके और लेबॉर्ट्री भेजना पड़ेगा, तो आपको उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और वो भेजना चाहिए। उसको अवॉइड करने के चक्कर में साल हा साल फिर गुजार देते हैं मरीज कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो तो कट लगा रहा है, कट लगाने से जो है वो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, वो तशखीस के लिए ज़रूरी है। तो बायोप्सी जो है वो इसका मेन कंपोनेंट है उसके डायग्नोसिस के हवाले से। आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बायोप्सी करेगा, कुछ आपके एक्सरेज करवाएगा, तो वो प्रॉपर एक पूरा अमल है, पूरा प्रोसेस है। टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, कुछ टाइम लगता है, छोटी सी सर्जरी करनी पड़ती है, मगर वो ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो तशखीस नहीं हो सकेगी। सही। बायोप्सी से ही पता लगेगा कि आपका कैंसर किस स्टेज पे है, हाँ। वो किस नौयत का है, वो कितना अग्रेसिव है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि वो उसका इलाज किस तरह से होगा। तो इलाज क्या होगा उसके लिए बायोप्सी ज़रूरी है, वो एक मेन कंपोनेंट है, तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अच्छा, वही डर और खौफ खत्म करना है, ताकि आपने अपने इलाज करवाना है तो वो फिर आप अच्छे से अपना इलाज करवा सकते हैं। फिर मजीद भी इनसे जानेंगे नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट के हवाले से क्योंकि हम देख रहे हैं कि लेटेस्ट भी अब जिस तरह टेक्नोलॉजी आ रही है उसी तरीके से इलाज भी आपका जो है उसमें भी बेहतरी की तरफ चांसेस हैं। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है? टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बताइएगा कि ट्रीटमेंट किस तरह बेहतर हो सकता है। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो अब हमारे पास ट्रीटमेंट के हर स्टेज पे जो है वो लेटेस्ट इन्वेंशंस आती जा रही हैं। ठीक है। आपकी जो डायग्नोसिस है बायोप्सी के हवाले से वो बेहतर होती जा रही है। बेहतर से बेहतर पैथोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो उसको डायग्नोसिस में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं और अच्छी से अच्छी डायग्नोसिस हो सकती है। और जब वो डायग्नोसिस हो जाती है तो उस डायग्नोसिस को एड करने के लिए, उसके मार्जिन्स को देखने के लिए कि कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है, हमारे पास रेडिएशन जो आपके एक्सरेज हैं डिफरेंट, जैसे कि MRI है, जैसे CT स्कैन है, अब लेटेस्ट PET CT आ चुका है जो कि CT स्कैन से भी एडवांस्ड है। तो ये डायग्नोसिस में हमें मजीद ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, जब हमें डायग्नोसिस में भी बेहतरी मिलेगी, हमें उसको मजीद डायग्नोसिस में एड करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए CT स्कैन है, MRI मौजूद है, PET CT मौजूद है, तो ये सारी इन्वेंशंस और बायोप्सी मिलके हमारी बेहतर डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। जब हम सर्जरी में आते हैं तो सर्जरी के दौरान सर्जन को असिस्ट करने के लिए बेतहाशा जो है वो अब लेटेस्ट इन्वेंशंस मौजूद हैं जो ड्यूरिंग द सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी उसको हेल्प करती हैं कि आप देख सकते हैं कि कैंसर को आपने मुकम्मल तौर पर रिमूव किया है या नहीं किया है, क्या कई हिस्सा रह तो नहीं गया है। तो उसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स मौजूद हैं कि ड्यूरिंग द सर्जरी और इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो कैंसर है वो आप टोटल रिमूव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अब जब इस स्टेज से आप गुजर जाएंगे तो अब सेकंड स्टेज आती है कि आपने एक टिश्यू कट कर दिया है पेशेंट का, आपने कैंसर निकाल दिया है। अब उस कैंसर का पेशेंट का जो एरिया है वो ऐसे तो नहीं रहेगा ना, उसको आपने कवर करना है किसी और टिश्यू के साथ। तो अब लेटेस्ट इन्वेंशंस आ चुकी हैं कि आप किसी दूसरी जगह से टिश्यू लेके, किसी दूसरी जगह से गोश्त लेके, किसी दूसरी जगह से हड्डी लेके आप उस जगह को बना देते हैं। हमारे पास छाती से हम गोश्त लेके और हड्डी लेके लगा सकते हैं, हम बाजू से हड्डी लेके और गोश्त लेके लगाते हैं, टांग से हड्डी लेके और गोश्त लेके लगाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि
निकालने के बाद कैंसर को उसको पेशेंट को ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। सही। उसकी रिहैब के लिए भी प्रॉपर सिस्टम्स मौजूद हैं, टेक्निक्स मौजूद हैं। अब जब इस स्टेज से पेशेंट गुजर जाएगा तो उसकी केयर है हॉस्पिटल के अंदर, और बाद में जो उसकी फॉलोअप है उस सारे के अंदर प्रॉपर लेटेस्ट इन्वेंशंस मौजूद हैं कि हर स्टेज के ऊपर अब उसको शुआएं लगनी है तो शुआएं कितनी एरिया पे लगनी है। पहले ये होता था कि रैंडमली शुआएं आपने डाल दी, अब ऐसा नहीं है। सही। अब सीटी स्कैन आपको गाइड करेगा कि कितना एरिया जो है वो कैंसर में है इंक्लूडेड, और आप पेशेंट का वो एरिया सीटी स्कैन पे मेजर करने के बाद आप उसको उसी एरिया में रेडिएशंस देंगे। सही। आप उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रिजर्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इलाज के दौरान आपने पूरी बॉडी पे ऐसे ही शुआएं लगा दी, ऐसे नहीं होता। अब प्रॉपर सीटी स्कैन से आप उसको एरिया को मार्क करते हैं, उस मार्क करने के बाद आप सिर्फ उसी एरिया पे शुआएं देते हैं। सही। अब इसके बाद अगर कीमो पे आ जाते हैं तो कीमो में फिर दोबारा लेटेस्ट इन्वेंशन है। आप मुख्तलिफ ट्रायल्स के बाद अब पहुंच चुके हैं कि ये जो मेडिसिन है ये ओरल कैंसर के लिए ज्यादा अच्छा काम करेगी, ये जो मेडिसिन है ये ब्रेस्ट कैंसर में ज्यादा अच्छा काम करेगी, और ये ड्रग जो है वो अगर पेशेंट को कंप्रोमाइज्ड है, उसका लिवर काम नहीं कर रहा है तो उसमें हमें ये ड्रग देनी है। तो हर स्टेज के ऊपर इन्वेंशंस मौजूद हैं, फ्रॉम डायग्नोसिस टू द ट्रीटमेंट। और इवन अगर इसके बाद भी हम बात करते हैं कि पेशेंट का ये सब कुछ हो गया है तो हम ये भी देखना होता है कि कैंसर दोबारा तो नहीं हो गया। हाँ। तो उसके लिए भी अच्छा, ये चांसेस होते हैं कि एक दफा सर्जरी हाँ हो जी, गई ये तो आपको दोबारा ये कैंसर हो chances होते सकता हैं। है। तो इसके लिए प्रॉपर तकरीबन 5 से 10 साल जो है वो पेशेंट फॉलोअप पे रहता है, और उस फॉलोअप के दौरान भी आपके पास डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं जो कि विदाउट सर्जरी आपको सिर्फ एक्सरे के जरिए बता सकते हैं कि क्या कैंसर दोबारा तो नहीं हो रहा है। डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं, सर्जन आपको देखता है कि क्या कैंसर की कोई अलामात नजर आ रही हैं। आपके एक बेसलाइन एक्सरे कर लिया जाता है, सीटी स्कैन जिसे कहते हैं, ठीक। कि सर्जरी के 3 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद जो है वो एक एक्सरे करके रख लिया जाए, और जब बाद में आप आते रहेंगे 6 माह बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो आपकी उस कंडीशन को उस पहले वाले एक्सरे के साथ कंपेयर किया जाएगा कि क्या कोई अनयूजुअल चेंज तो नहीं आ रहा है। ठीक अगर आ रहा हो तो उसकी प्रॉपर उसी स्टेज पे डायग्नोसिस कर ली जाए। ठीक। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एवरी ईयर, पेशेंट की जो डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक और फॉलोअप तक हर स्टेज पे इंप्रूवमेंट आ रही है। जो जरूरत है वो ये है कि पेशेंट जाए, अगर जाएगा नहीं तो घर पे कुछ भी नहीं होगा, फिर ये है कि आप गुजारते रहें और डरते रहें। तो डरना नहीं है, आपने इलाज के लिए जाना है और उसको प्रॉपरली जैसे आपके फिजिशियन या डॉक्टर कहता है आपने उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, प्रॉपरली उसके साथ कंप्लायंस आपने देनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और इसके साथ ही बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक यकीनन पहुंच भी गई होगी। जो हमारा मकसद होता है कि इस हवाले से, बीमारियों के हवाले से स्पेशली जो है लोगों को इल्म होना चाहिए कि किस तरह वो अपना ख्याल रख सकते हैं। तो आपका भी खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और एक्सपोर्ट के हवाले से बात हुई। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।